सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। वॉइस एंड वीडियो क्लियर तो एक बार फटाफट कंफर्म कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए और एक बार फटाफट बताइए रेडी हो गए हैं कि नहीं। आईबीपीएस एसबीआई पीओ मेंस जो आने वाले मेंस एग्जामिनेशन है, स्पेशली पीओ मेंस की अगर बातचीत करूं मैं, उसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल आता है थोड़ा सा हटके आता है। जो अमूमन आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा हटके आता है। तो उसी लेवल को अचीव करने के लिए, उसी लेवल को बताने के लिए मैं आज आया हूं आप लोगों को, जो आपके आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मेंस में काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये हमारी क्लास है, आप देख सकते हैं आईपीएस एसबीआई पीओ मेंस क्रिटिकल रीजनिंग की कंप्लीट एक वर्कशॉप की तरह काम करेगी। एक आपको बेसिक सिनेरियो बताएगी, बेसिक आइडिया बताएगी कि किस तरह से क्रिटिकल रीजनिंग को आपको अप्रोच करना है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी दोस्तों, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट, फटाफट एक बार सभी को बता दीजिए। क्योंकि अभी क्या है ना, क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जो लगभग 20% तो रीजनिंग का है। मैक्सिमम लोग पढ़ाने से मना करते हैं, पढ़ने से मना करते हैं। आई डोंट नो, उन मेंटेलिटी को हम साइड में रख देते हैं, यूजलेस चीजें हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इंपॉर्टेंट समझते हैं। और 20% रीजनिंग का पेपर मिनिमम इससे आता है। 60 नंबर का रीजनिंग है तो 12 नंबर का लगभग लगभग टॉपिक है। अब 12 नंबर का आप छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस रहेगी। मैं तो ये बोलूंगा मत छोड़िएगा। 12 नंबर मतलब मैं मानता हूं 10 से लेकर 15 के बीच में कितना भी हो सकता है। कई बार 12 की जगह 10 भी हो सकता है, 12 की जगह 14 15 भी हो सकता है। 10 से 15 के बीच का आप मान के चलिए। लगभग 16 से लेकर 25% तक का आपका ये टॉपिक वेटेज रखता है रीजनिंग के अंदर। और ये सिर्फ देखने के परसेंटेज है। एक्चुअल में अगर आप उसको ध्यान से समझो ना, तो ये होता है कि रीजनिंग में कुछ पोर्शन तो पजल्स में ऐसा होता है जो कि टच टीचर्स भी नहीं करते, जाके वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि गिवन टाइम फ्रेम में उसको करना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग 60 नंबर की रह ही नहीं जाती है। रीजनिंग मुश्किल से 40-45 नंबर की रह जाती है, जो शायद कोई टीचर भी कर पाता हो। 40 नंबर मुझे नहीं पता कौन लाया होगा आईपीएस पीओ में जाके लास्ट ईयर। तो उतने में से भी रीजनिंग में क्रिटिकल का वो पोर्शन है जो लगभग आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। लास्ट ईयर 12 में से बच्चों ने 10-10 11-11 नंबर तक स्कोर किया है, जहां पूरे रीजनिंग कट ऑफ 3 नंबर थी। क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा के बच्चे 10-10 12-12 नंबर लेकर आए थे। ओवरऑल 18-20 नंबर पहुंचे और उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ, बच्चे सेलेक्ट भी हुए। इस बार आपको भी यही काम करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट सेशन को शेयर वेयर कर दो, बता दो सभी को कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी, तो आ जाएं। बाद में बवाल कर जाएगा वरना, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस वेटेज पकड़ेगी। बच्चे रिजल्ट का वेट करेंगे, प्री के रिजल्ट के बाद क्रिटिकल पढ़ेंगे, तो दैट इज नॉट गुड थिंग आई गेस, राइट? कि प्री के रिजल्ट के बाद क्रिटिकल पढ़ेंगे, वो काम मत करना, अभी से पढ़ लेना। ठीक है? हाँ, सीआर बहुत बड़ा काम करती है। तो हमारी तरफ से क्या हुआ इस बार क्रिटिकल रीजनिंग के, देखो मैं आपको बता दूं। जहां तक बात करूं मैं लर्निंग नीति की, जो हमारी जहां पेड क्लास चलती है, लर्निंग नीति पे क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा बेसिक से पूरा कोर्स चलता है। कुछ 300-350 रुपए का होता है, लगभग सब बच्चों के पास है। जिनके पास नहीं है उनके लिए क्लास है, और जिनके पास है वो भी इस क्लास को कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो नए मिलेंगे आपको डेफिनेटली। तो उसमें आपको मैंने बेसिक्स ऑलरेडी कराया हुआ है, राइट? सारा बेसिक्स कंप्लीट है मेरा। लगभग 35 से 40 क्लासेस है उसमें, ठीक है? उसके बाद उससे जो एक लेवल अप होता है, +1 लेवल होता है, जो कि आरआरबी पीओ का होता है, वो भी मैंने आपको उसमें करवा दिया है। हर साल आईपीएस और एसबीआई का उसमें बैच आता है, इस बार भी चल रहा है। और इस बार मॉड्यूल सिस्टम पे चल रहा है। मैंने सोचा था कि आईपीएस के लिए एसबीआई का अलग, आईपीएस के लिए 5 मॉड्यूल में आपको लगभग 100 क्वेश्चन आईपीएस पीओ लेवल दे दूंगा। उसमें से 2 मॉड्यूल में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तीसरा मॉड्यूल जो मुझे पेड बैच में लेना था, वो मैं आज की क्लास में वर्कशॉप के रूप में ले रहा हूं। तो देखिएगा किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? तो ये देखिएगा किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को संभालते हैं। शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और एक चीज और, जिन भी बच्चों ने 99 रुपीज में सब्सक्रिप्शन लिया था लर्निंग नीति का, वो लोग मिस ना करें। उनके लिए स्पेशली 30% ऑफर हम लोगों ने रन किया हुआ है। 30% ऑफ आपको, चाहे आप कोई भी कोर्स लें, क्वांट लें, रीजनिंग लें, क्रिटिकल रीजनिंग लें, इंग्लिश लें, जीए लें, एलिट लें, कंप्लीट, सब पर 30% आपको मिल जाएगा। वेलकम कोड लगा देना, तो बोनस दिन में आपका स्वागत हो जाएगा। और लर्निंग नीति पर आपका वेलकम अच्छे से कर देंगे। अगर आपने 99 रुपीज में बढ़िया लुत्फ उठाया क्लासेस का, आगे भी उठाना चाहते हैं, 30% आपके लिए, बाकी सबके लिए है ही नहीं 30%। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं मौके का। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी क्लास। और आप देखिएगा रियल में आईपीएस और एसबीआई किस तरह क्वेश्चन बोलता है। रियल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं और करने वाले कर जाते हैं। कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखाऊंगा। फाइनल इंग्लिश का माना जाएगा,
और चीजें सीखिएगा। जब भी लंबे क्वेश्चन आएंगे तो उनको पूरी रीडिंग कर करके फिर सॉल्व करना सेंस नहीं बनता, ठीक है? क्योंकि पूरी रीडिंग करोगे, पहली लाइन से पांचवी लाइन तक आऊंगा मैं, पहली लाइन में क्या लिखा था भूल जाऊंगा। इसीलिए हम लोग एक टेंडेंसी लाते हैं, हम लोग जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है हम क्या करते हैं, नोट्स मेकिंग करते हैं, नोट बनाते हुए चलते हैं, साथ साथ में इसकी हाइलाइट्स उतारते चलो। तो होता ही है कि पहली लाइन के बाद जब आठवीं लाइन तक भी पहुंचोगे, सातवीं तक भी पहुंचोगे, तो पहली लाइन में क्या लिखा था मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नोट से तुमको क्वेश्चन का जिस्ट मिल जाना चाहिए, एक एक सार मिल जाना चाहिए, एक कंक्लूसिव रिमार्क्स मिल जाने चाहिए। तो वो रिमार्क्स बनाने की कोशिश करेंगे। पहले लीजिए हिंदी में, फिर करते हैं अंग्रेजी के अंदर इसी सवाल को। इंग्लिश वाले बच्चे देंगे फटाफट, शाबाश। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़िए एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को, शाबाश। रीडिंग कीजिए एक बार जल्दी से। हाँ जी, क्या सीन है? बनाया हम लोगों ने कुछ आंसर, बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, सभी लोग देखिएगा प्लीज, किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से क्वेश्चन को करना होता है, सीखिएगा, ठीक है? देखिए, स्टेटमेंट कहता है एम्प्लॉयर्स हायर रिक्रूटमेंट एजेंसीज। नोट्स बनाओ। एम्प्लॉयर कौन होता है? जॉब देने वाला। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर की बात कर रहा है। एम तरीका सीखिएगा, ऐसे इसमें तुक्के नहीं भिड़ने होते हैं। अगर सिर्फ तुक्के भिड़ेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, एकदम नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस है, बस रीडिंग का खेल है, बाकी इसमें कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना भाई? रीडिंग मगर ध्यान से होनी चाहिए। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वो बुला रहा है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है? रिक्रूटमेंट एजेंसी बुला रहा है, क्या कर रहा होगा रिक्रूटमेंट एजेंसी बुला के? नौकरी देना चाहता होगा लोगों को, इसलिए बुला रहा है एजेंसी। टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट, एक जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल उसको क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, सुटेबल कैंडिडेट चाहिए उसको, ठीक है? एजेंसी रिक्रूटर्स डू दिस बाय रिसर्चिंग ओपन रोल्स। देखते हैं क्या क्या प्रोफाइल खुली हुई है भाई। डेवलपर की जॉब देनी है कि हमारे को रिसर्च की देनी है, एनालिस्ट की देनी है, किसकी जॉब देनी है? आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पीपल, फिर देखता है जो लोगों ने अप्लाई किया उनमें से क्वालिफाइड कौन कौन है। कौन, मान लो तुमको किसी को जावा आनी चाहिए, किसी को यूआई यूएक्स पता होना चाहिए, तो उसको देखता है बेसिक हम किस किस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स, उसमें से बोलता है ये ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर, और सपोर्ट देते हैं इसको ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ न्यू हायर। ये जो हायरिंग प्रोसेस है, एजेंसी एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है? रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर कॉमनली कंफ्यूज्ड विद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कह रहा है ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लोग इसको जनरली एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज से क्या करते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी किसके लिए काम कर रही है? जॉब लेने वालों के लिए या जॉब देने वाले के लिए? किसका भला सोचेगी ये ज्यादा भला सोचेगी एम्प्लॉयर का। उसने इसको हायर किया, वो बढ़िया बढ़िया बच्चे छाटेगी। इसका मकसद जॉब देना नहीं है कि ले तेरा भला कर दूं, तेरा भला कर दूं। इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 10 बेस्ट से बेस्ट बंदे उठा उठा के उसको ले जाके देना। तो वो एम्प्लॉयर का काम है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या होती है? अरे साहब हम बेरोजगार है, नौकरी दिलवा दो। ऐसी कोई एजेंसी आ जाए, हाँ भाई चलो तुम 10 लोगों की जरूरत है, चलो वहां चलो काम करो। ये होगा जो एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा, जो बेरोजगारों के बारे में सोचेगा, जो वर्कर्स के बारे में सोचेगी। तो ये दोनों एजेंसी अलग अलग है, मगर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ये इसका पूरा एक सार बनता है, जिस बन के आता है। हाँ कि ना? समझ आ रही है बातें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीकन, कौन इस चीज को कमजोर कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। इन दोनों चीज के डिफरेंस जो मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी,
इनके जो डिफरेंसेस को कमजोर कौन कर रहा है, देखते हैं। पहला कहता है रिक्रूटमेंट एजेंसी वर्क्स फ्रॉम द वर्क एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम जॉब सीकर। दोनों अलग अलग डिफरेंस बता रहे हैं भाई, वो उसके लिए है, वो उसके लिए, ये तो वीक नहीं कर रहा। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी टिपिकली लुक्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स टू सूट द रोल अवेलेबल। रिक्रूटमेंट एजेंसी देखती है कि कौन स्किल्ड वर्कर है, कौन बढ़िया काम करने वाला बंदा है। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी विल सर्च फॉर अ जॉब सुटेबल फॉर कैंडिडेट। भाई साहब इसको तो कुछ भी दे दो बस रेज्यूमे में जो है, ये तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करेगी, नौकरी जिसको चाहिए उसके रेज्यूमे के हिसाब से, हाँ भाई ये फिट है, हाँ लगा देते हैं, यहाँ फिट है लगा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या, सॉरी रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, देखिए अच्छा तुम फिट हो कि तुम नहीं हो, दोनों का अलग अलग काम है। वो उसकी तरफ से फिटनेस देख रहा है और ये देख रहा है जहां फिट हो जाऊं मैं घुस जाऊं मैं, तो ये भी अलग हो गया काम, ठीक है। बोथ रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कनेक्ट द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। देखो इस सेंटेंस से आपको दोनों का डिफरेंस पता नहीं लग रहा, मैं बोल रहा हूं दोनों ही एम्प्लॉयर और जॉब सीकर को कनेक्ट करती हैं। अब आपको इस स्टेटमेंट से पता नहीं लग रहा कौन सी किसके साथ है, कौन सी क्या काम कर रही है, लग रहा है दोनों एक जैसी हैं। ये जो है इनके डिफरेंस को कमजोर कर रहा है, क्योंकि दोनों को ही सेम दिखा रहा है, इसलिए थर्ड आंसर जो है वो आपको दोनों में डिफरेंस नहीं बता पा रहा या उनके डिफरेंस को कमजोर साबित कर रहा है। इस तरह से क्रिटिकल रीजनिंग आईपीएस पीओ में दो दो नंबर एक एक नंबर आपको देकर जाएगी। हाँ कि ना बोलो, समझ में आती है सभी को बातें? इस तरह से सवाल को इस तरह से हैंडल करना होता है, ना कि तुक्के भेड़ने होते हैं, ए लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, उससे कोई सवाल का मतलब नहीं है, उसमें 0 नंबर ही आता है, कुछ नंबर नहीं आएंगे। इसलिए रीजनिंग की कट ऑफ 3/60 भी बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं जा जाके, ठीक है, क्योंकि तुक्का भेड़ना का काम नहीं करना है। पढ़े लिखों की सभा होगी वहां पर, मूर्खानंदन की नहीं, ठीक है। समझे इन चीजों को। अगला प्रश्न देखें, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। देखिए फटाफट हिंदी में क्या है, शाबाश। इंग्लिश वाले बच्चे देखें फटाफट, शाबाश। बहुत सुंदर टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और इतना मजा आता है, इतनी नई नई जानकारी, इतना नए नए सीखने को मिलता है क्रिटिकल में, मजा आ जाता है आपको। चलिए सॉल्व करिए, शाबाश। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जेट एयरवेज हैज डिफॉल्टेड ऑन सैलरी पेमेंट्स अगेन। अगेन, फिर से सैलरी पेमेंट में डिले कर गया, नहीं हो रहा इससे, है ना। कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइन ऑन वेडनेसडे सॉट ओवर 10 मोर डेज फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज टू पे बैलेंस 25% ऑफ और सैलरी ऑफ अगस्त। मतलब ये बोल रहा है अगस्त की अभी भी 25% सैलरी क्या है बची हुई है, और उसके लिए और 10 एक्स्ट्रा दिन मांग रहा है, भैया 10 दिन और दो तब जाके तुम्हारी सैलरी दे पाऊंगा, 25% पहले से ही बाकी है। जेट एयरवेज हैड पेड 50% ऑफ अगस्त सैलरी। तो भाई इसने 11 सितंबर को क्या किया, अगस्त की सैलरी दी है, वो भी 100 में से सिर्फ 50 रुपए दी है, 50% दी है। बाकी उसको वेडनेसडे को पे करनी थी कि भैया बाकी 50% दे दो, मगर उस दिन उसने क्या बोला, 50 का भी आधा ले ले, 25 तो वेडनेसडे को दे दिया और बाकी 25 फिर अटका दिया। कई बार क्रिटिकल में भी मैथ लगानी पड़ती है, ऐसा ही सवाल है। 50 तो दिए 11 सितंबर को अगस्त की सैलरी का, और फिर बाद में वेडनेसडे को देनी थी पूरी 50, बोल रहे 25 में बाद में दूंगा और 10 दिन दे दो। अब 11-15 सितंबर तो आई गई, मतलब सितंबर भी आधा पूरा कर दिया और अगस्त की सैलरी अभी तक नहीं आ रही है, ठीक है। और ये बार बार हो रहा है, अगेन लिखा है उसने, पहली बार का केस नहीं है ये। इट कुड पे ओनली हाफ ऑफ द बैलेंस अमाउंट, तो 25% रह गया 50 में से। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, मतलब जवाबी कार्रवाई में क्या कर सकता हूं। बेसिक्स आपने पढ़े हुए, एसबीआई यूपीएस के लिए हम लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे जो होने चाहिए, ठीक है भाई। लेट अस सी क्या मामला है।
कहता है पहला कहता है कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइन व्हिच इज स्ट्रगलिंग टू मीट इट्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हैड अर्लियर अटेम्प्टेड टू कट सैलरीज, पहले इसने कोशिश की थी सैलरी काटू लोगों की, बट उसको रेजिस्टेंस मिला। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन कैसे है? कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो समस्या उसके बाद क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होगी, ये बोला जाता है। ये पास्ट की घटनाएं बता रहा है, हमको पता नहीं फ्यूचर के आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एकदम वेस्टेज है पहला तो, ठीक है। ओनली वन फॉलो तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 फॉलो गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है जेट एयरवेज शुड टुडे रिमिट हाफ ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ पेंडिंग इमोल्यूमेंट्स ऑफ इट्स पायलट एएमई सीनियर मैनेजमेंट ऑफ अगस्त, कह रहा है जो बचा खुचा है आधा वो भी आज के आज दो। ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है कि जो बची हुई सैलरी है वो आपको तुरंत देनी चाहिए, आप ऑलरेडी कितना लेट हो चुके हो। तीसरा वाला मैनेजमेंट रिग्रेट्स द अटेंडेंट इनकन्वीनियंस, इट ऑल्सो अप्रिशिएट्स द कंटिन्यूड सपोर्ट। अबे तेरे सपोर्ट का क्या करूं मैं, अचार डालूं? पैसा देना, कह रहा है हाँ भाई धन्यवाद आपने हमारे लिए सपोर्ट बना के रखा, थैंक यू। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन होता है क्या कार्रवाई की जाए। अरे साहब आपने सपोर्ट बना रखा, धन्यवाद धन्यवाद, भाई धन्यवाद, क्या फायदा भाई, सैलरी देना नहीं दे पा रहा, छोड़ो फिर धन्यवाद को। तो टू ओनली आएगा, नहीं गलत है, गलत है। ऑल एक्सेप्ट 1 and 3 यानी कि सेकंड वाला जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। वेरी इजी सवाल, आप सबने सही किया, बहुत अच्छी बात है, देखकर मजा आया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, कितने क्यूट क्यूट सवाल होते हैं ना। और ऐसा नहीं 2 2 लाइन के क्वेश्चन लेके आ गया बोल दूं एसबीआई पीओ का लेवल है, नहीं, जो लेवल है वही करवा रहा हूं, मगर देख लीजिए आप लोग बना पा रहे हैं आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको और आप आंसर बना दें, नहीं, बिल्कुल जो लेवल आता है वही करेंगे। देखिए क्या है भाई, इंग्लिश में लीजिए इसी क्वेश्चन को, शाबाश करिए, देखिए क्या है। दोस्तों यहां जितने भी तुक्के मार रहे हैं ना, आप उसकी कीमत समझिए। जब 2 नंबर एग्जाम मिल रहे होंगे ना, उसकी जगह -0.5 जो आप घर पे सोच के आओगे ना, मेरे 60 नंबर बन रहा है, 2.5 नंबर कम बनता है डिफरेंस, ध्यान रखना। तो तुक्के उस हिसाब से सोचा करो, नहीं तो फिर आईपीएस के खिलाफ ट्वीट करने का लोगों का ऑप्शन रह नहीं जाएगा आपके पास, घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सीरियस रहना कि बस आप आईपीएस का पेपर खराब था ट्वीट कर रहे हैं घर वालों को दिखाने के लिए, जो करते हो ना वो मत करना इस बार। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दिया करो, देखते बरसना नहीं होता इस पे 2 नंबर पे, ठीक है ना। नहीं तो नेगेटिव लेके जाओगे, क्रिटिकल रीजनिंग को गालियां निकाल रहे होगे तुम लोग 1 महीने बाद की, आप बर्बाद हो गए हम तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए देखते मत सॉल्व करो, आंसर ढंग से निकाला करो चैन से, तसल्ली से, नहीं तो फिर ट्विटर करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, समझो इस चीज को, निकालें, शाबाश। इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डेमोक्रेसी है, और 2030 तक विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, चाइना को ओवरटेक करके। पहली बात तो इस सेंटेंस से क्या कंक्लूजन निकलता है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसीज में तो सबसे ऊपर है पॉपुलेशन में, मगर 2030 तक देशों में भी बन जाएगा। एंड इट इज यंग, देर आर मोर देन देर आर मोर इंडियन 10 year olds, 10 साल के जो इंडियंस हैं, 10 year इंडियंस जो हैं, वो टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, बोल रहा है। 10 साल के आसपास के जो इंडिया के बच्चे हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है संख्या में, इतने ज्यादा यंग पीपल अपने पास में। विद मोर देन अ डजन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, 12 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं हैं भारत में, स्क्रिप्ट्स है, रिलीजन है। इंडिया इज मल्टी कलरिज्म ऑन द ग्रैंडेस्ट स्केल, सबसे बृहत्तम पैमानों पर बहुविविधता, बहुआयाम, बहुसंस्कृति हमारा देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, बहुत ही बृहत्तम पैमानों पर। मुझे नहीं पता हिंदी क्या दी है इसकी, यही दी है, बहुसंस्कृतिवाद है, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लाइन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, लाइन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट मतलब कौन इसके आसपास फॉल नहीं करता है, कौन इसकी श्रेणी में नहीं आता है,
कौन इसके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो चीज होता है नॉट इन द लाइन, नॉट फॉलोइंग इन द लाइन। ऑस्ट्रेलिया विल बी द मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन, ये कहां लिखा है भाई? ये नॉट इन लाइन है। एक तो पहला स्टेटमेंट के ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, क्या करूं मैं? इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। हाँ कह सकते हैं इन लाइन है, क्योंकि लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, रिलीजन है, मल्टी कलर कल्चर है, तो काफी कुछ है, तो ये लाइन में आ रहा है। In India, there is a political equality which provides for the participation of all people without any discrimination as to gender, race, caste. Multi कल्चरिज्म है, इसका मतलब यह है कि सबको इक्वालिटी मिल रही है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो ये भी उसकी लाइन में संभवतः आ जाएगा, दूर नहीं जा रहा है, वहीं उसके आसपास में बात है। एग्जैक्ट कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, फॉलोइंग इन लाइन बोल रहे हैं, मतलब उस कैटेगरी में, उस चीज में फिट हो रहा है, उससे दूर नहीं भग रहा है। हाँ यार ठीक है, इक्वालिटी होगी तभी जाके सारे कल्चर्स को मौका मिलेगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज सब कल्चर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो जो पहला है वो एकदम बोगस है। ओनली वन आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, अगले सवाल पर मैं आ रहा हूं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में। लीजिए सर। एक बच्चा बोल रहा है सर इसमें मॉक में 6 क्वेश्चन करो, 2 गलत हो जाते हैं। 6 में 4 आ रहे हैं ना तेरे? वहां पर पजल एक भी नहीं बनेगी, ऐसी सिचुएशन होती है, लास्ट के 3-3 नंबर कट ऑफ गई है, एक एक पजल बनती है। टीचर 17-18 नंबर लेके आते हैं, रीजनिंग के बड़े बड़े टीचर 60 में से। तू 6 में 4 खाली इसमें से बना रहे ना। अगर ये 12 नंबर का, 12 में 8 नंबर तो ला रहा है तू, 2 गलत भी लगा ले, 7 नंबर तो फिर ही बन गए तेरे 7 मार्क्स। तो 7 आउट ऑफ 12 तो बन गया तेरा ये टोटल। 4 दूनी 8, एक नेगेटिव, 7/12। बाकी 48 में से कितने लाएगा? परसेंटेज देख यहाँ पर कितना है मेरे भाई, क्या बात कर रहा है? 60% नंबर है तेरे यहाँ पे। यहाँ पर 60% ला सकता है कभी जीवन में? 48 में 24-25 ले आएगा 60%? अरे बाप रे, 60 लाना है यहाँ तो। 26-27 नंबर लाएगा 48 में? कभी कभी नहीं ला सकता 27 नंबर पजल्स में जाके, 48 में से वो भी। तो ये तो अच्छा सौदा यही हुआ ना फिर तो। फिर ये क्यों बोल रहा है? ये बताना सर 48 में से कितने लाता हूँ। यहाँ तो ने मेरे भाई बोलते 6 में 4 हो जा रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं, मान लिया मैंने 12 में 7। यहाँ पे 48 में कितने लाओगे? 28 लाओगे? फायदा किसमें हुआ? क्रिटिकल एनालिसिस करके देखो एक बार, पता लगेगा। ठीक है, ओवरऑल वेटेज यही फायदा हो रहा होगा तुम्हारे को, तुम देखोगे तो। वो तुम्हारे दिमाग में हवा बना दिया गया, इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो भाई पॉजिटिव होता है वो सेक्शन तो दिखाओ कहां पर होता है। रीजनिंग में नंबर तो बताओ, जो बोलता है उसको बोलो तुम्हारे कितने नंबर आए थे बताओ लास्ट ईयर, पूरे पूरे में से 60 में से। समझे? एनालाइज करो चीजों को, बड़े हो, बच्चे नहीं हो आप। हालत खराब होती है भाई पजल में। ऐसा लगेगा पजल के नाम पे एक किताब रख दी वहां पर, इतने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते, बहुत बड़ी होती है। चलो देखो क्या है। द कोलैप्स ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ गार्बेज इन ईस्ट। ग्रेट वॉल देख रहे हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, दिल्ली में ग्रेट वॉल ऑफ गार्बेज बना दी। तुमको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार से ऊंची हाइट के कूड़े के पहाड़ है? तुमको पता है 2-3 कूड़े के पहाड़ है ऐसे। एक ये गाजीपुर वाला है, एक वहां पे पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, ये आपके जीटीवी से आगे जाते हैं तब पड़ता है रास्ते में, ठीक है ना? जीटीवी से रोहिणी की तरफ जाओगे बीच में पड़ता है, ठीक है? मतलब लिटरली बता रहा हूं, कुतुब मीनार से ऊपर हाइट के आपके कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में। ये ट्रू है, मेरे देखे में 2 तो, 2 या 3 है शायद। ऐसी हालत है यहाँ पर, ठीक है ना?
सही बता रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा, तुमको हंसी आ रही है, हकीकत है, तुमको मजाक लग रही है। उसके ऊपर चील चील कौवे मंडराते रहते हैं। देखना कूड़े का पहाड़ दिल्ली लिख के देखना गूगल पे कभी, गार्बेज के माउंटेन जैसे देखना कभी गूगल पे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सही बता रहा हूँ, कुतुब मीनार से ऊंची हाइट के, मतलब दूर से दिखते हैं कई किलोमीटर, जो पूरा कूड़े का पहाड़ आ गया। ठीक है, तो कोलैप्स हो गया था उसका, उस पहाड़ का कोलैप्स हो गया था, स्वीपिंग पीपल एंड व्हीकल इनटू नियर बाई कैनाल, और उससे आसपास के लोग, सामान, गाड़ियां सब आसपास वो पानी वानी में बह गए थे। ठीक है, इट इज स्टार्क रिमाइंडर दैट इंडियाज नेग्लेक्टेड वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस कैन हैव डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो भाई लिटरली डेडली हो गया था, लोग बह गए थे, सामान वामान, गाड़ी वाड़ी मरमरा गए थे लोग। ठीक है, इतनी बुरी हालत हुई थी। मोर देन ईयर आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ मच डिलेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, पहले तो रूल लेट आया, ठीक है, मच डिलेड, उसका भी 1 साल पूरा हो गया, तब जाके भी cities and homes and towns are in no position to comply with its stipulations, beginning with segregation of different kind of waste at source and their scientific processing। आप लोग सुबह घूमने जाते होंगे, वॉक पे जाते होंगे, खेलने कूदने जाते होंगे, कहीं इधर उधर घूमते होंगे, जाके चाय वाय पीने जाते होंगे, देखते होंगे पार्कों के बाहर लगे रहते हैं गीला गीला कचरा, सूखा कचरा, कहीं हरी पेटी, कहीं नीली पेटी, कहीं कुछ, हर किसी ने अपने अपने तरीके से कर रखा है। और तुम देखना ऐसे ही कोई घर से निकल के आएगा कचरा फेंकने, एक कोई बापूजी बाइक पे बैठा के लाएंगे बच्चे को, जा कचरा फेंक के 2 थैली, दूर से, दूर से, यहाँ ऐसा भाई साहब, वो नीरज चोपड़ा भाई अपने वहां पे भाला फेंक रहे हैं, और यहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, देशवासी लोग ऐसे दूर से। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ऐसी हालत कर रखी है लोगों ने, ऐसे दूर से जा रहा स्वच्छ भारत का इरादा, ये ले भाई, आज तो तहलका ऑमलेट बनाऊंगा आज मैं, ऐसे फेंक रहे हैं कचरों की थैलियां, उसमें 2 है, उसमें गई वाह गोल। ये हालत कर रखी है हमारे अंदर अभी तक, कह रहा है सेंस ही नहीं आया लोगों के अंदर में कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज कैसे कर लें, गीला कचरा, सूखा कचरा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ अकल नहीं है, उठा उठा के कचरे फेंक रहे हैं। या तो फैसिलिटी नहीं है, और फैसिलिटी है तो हमारे अंदर बुद्धि की बहुत बड़ी कमी नजर आती है, और ऐसे कई लोग हैं इस तरह के, ठीक है ना, फेंक रहे हैं दूर से, बस छत से टाप रहे हैं नीचे ऐसे कचरे, क्या कर सकते हैं इन मूर्खों का। तो ये सब करते हैं लोग, ठीक है, तहलका ऑमलेट बना देते हैं इस तरह से, ठीक है भाई, हाँ, होता है, खूब करते हैं लोग, ठीक है। तो खैर, तो कह रहा है इनकी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बहुत दूर की बातें हैं, सब किसी को अकल नहीं आई अभी तक। व्हाट मे बी द फॉल आउट मतलब क्या होता है, आगे जाके इससे क्या और परिणाम नजर आने वाले हैं, फॉल आउट होना, ठीक है ना, फॉल आउट मतलब क्या रिजल्ट्स आएंगे, किस तरह की चीजें होने वाली है, ये जो लेक्सरी टुवर्ड्स हमारी वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हम हरकतें कर रहे हैं, उससे क्या क्या परिणाम साबित होने वाले हैं, वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, पहला कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट शुड यूज टू मेक अफोर्डेबल, अरे फॉल आउट पूछ रहा है, रिजल्ट्स पूछ रहा है, क्या दुष्परिणाम या परिणाम बनेंगे वो पूछ रहा है। वेस्ट मटेरियल्स कैन वर्जन एयर पॉल्यूशन लेवल ड्यू टू विच पीपल विल फेस इश्यू इन ब्रीदिंग, हाँ ये हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कम्स इन एक्शन आफ्टर पीआईएल हैज बीन फाइल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली में जो बता रहा है, दिल्ली का केस है, दिल्ली में लोग पीआईएल वगैरह डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन में आना पड़ रहा है। तो ये सब संभवतः जो परिणाम है पॉसिबल, वो आने वाले समय के परिणाम है, तो वो हमने लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ सकता है, और वेस्ट मटेरियल से हमारे कोई मौतें भी हो सकती हैं, ब्रीदिंग में समस्याएं भी आ सकती है। तो 2 और 3 मेरा आंसर हो जाएगा। फॉल आउट मतलब पॉसिबल जो रिजल्ट्स, परिणाम, दुष्परिणाम जो हो सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, बेटा आंसर 2 और 3 होगा। सुप्रीम कोर्ट की पॉसिबिलिटीज भी है ना कि पीआईएल हो गई उसके बाद आ गया, ठीक है ना, मे बी द फॉल आउट पूछा है ना, जो जो पॉसिबल फॉल आउट है सब पूछे, मे बी द फॉल आउट पूछा है, देखो व्हाट मे बी द फॉल आउट, क्या क्या पॉसिबल फॉल आउट हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, पीआईएल हो रही है, ये सब हो सकता है, पब्लिक करेगी ये सब कांड, तो ठीक है ना। चलिए, और दिल्ली स्पेसिफिकली मेंशन था क्योंकि दिल्ली का केस दिया हुआ था। अगला प्रश्न पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, शाबाश। बंदड़ी ने पूछो ओ मेरी बंदड़ी, टुटुन टुटुन टुन, अरे बंदड़ी ने पूछो ओ मेरी बंदड़ी, टुटुन टुटुन टुन, बंदड़ी ने पूछो ओ मेरी बंदड़ी, टुटुन टुटुन। लीजिए, बंदड़ी ने पूछो ओ मेरी बंदड़ी, टुटुन टुटुन टुन।
टाउ। आंसर बताएं दोस्तों, शाबाश। हिमांशु शार्क कोड लगाइए, 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो है ना, शार्क कोड लगा लीजिएगा, 10% ऑफ है। अरे अभिषेक भाई ओनली क्यों होता है, 10% डिस्काउंट कम होता है अभिषेक। ये उल्टी काम कर कह रहा है 10% इज ओनली अवेलेबल। नहीं भाई, 10% इज अवेलेबल, दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, राइट। यस अभिषेक, 19 वाला अगर है तो 30% मिल जाएगा। हमारा आंसर बच्चे बी बता रहे हैं, लेट अस सी क्या है। A program instituted in a particular state allows parents to prepay their children's future college tuition current rates। तगड़ी स्कीम लाया, देखो क्या बोल रहा है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो प्रीपे कर लें बच्चे की फीस को, ठीक है, फीस का प्रीपे कर लें, उससे क्या होगा। प्रोग्राम देन पेज द ट्यूशन एनुअली फॉर द चाइल्ड एट एनी ऑफ द स्टेट्स पब्लिक कॉलेज। अच्छा, ये प्रोग्राम कह रहा है जैसे मान लो, सुनना मेरी बात, मान लो 1 लाख रुपए पर ईयर लगता है बच्चे के एजुकेशन में अभी के हिसाब से, ठीक है। माँ बाप ने शुरू किया 1 लाख, तो माँ बाप ने बोला भाई एक से लेकर फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाना है, तो ये कह रहा भाई तुम हमको 10 लाख रुपए दे दो एक साथ में, लाख 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 हम भर देंगे फीस तुम्हारी, हम इस तरह से कर देंगे, जहां भी उसको कॉलेज वाले जाना होगा कॉलेज की जो फीस होगी, मतलब स्कूल कॉलेज एक ही बात वैसा मान लो, तो हम अलग अलग फीस आपकी एक बार में आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दो, हम आपकी फीस भरते रहेंगे। अच्छा जी, क्या फायदा है इससे। पेरेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एज ए मींस ऑफ डिक्रीजिंग द कॉस्ट फॉर द चिल्ड्रंस कॉलेज एजुकेशन। कह रहा है इससे एजुकेशन फीस कम हो जाएगी, फायदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब बात है ना कि अब 10 साल तक बच्चे की फीस, बीच में एजुकेशन पॉलिसी बदलेंगी, बीच में महंगाई बढ़ेगी तो फीस तो बढ़ेगी, मगर यहां पर जब 1 लाख रुपए फीस थी, आपने शुरू में 10 लाख रुपए ले लिए, अब अगर एक की 1.5 लाख हो गई, 1,40,000 हो गई, 1,20,000 हो गई, तो आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल तक फीस तो सेम रहेगी नहीं भाई। 2 साल पहले बैंक में तुम्हारी कोचिंग की फीस कितनी थी, अभी कितनी है, और 2 साल बाद कितनी होगी, और 2 साल बाद कितनी होगी। हालांकि यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, सस्ती हो रही है रोज, ठीक है। फिर भी एक ढंग के स्कूल कॉलेज की बात कर लें, ये कोचिंग और ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो, तो यहाँ पर 99 महंगा है आजकल, क्या बोले 99 को महंगा बोलते हैं बच्चे। स्कूल कॉलेज की बात करूं तो तुमने 10 लाख रुपए दे दी, बोला लाख 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 हर जगह लगे 10 साल तक, कोई बड़ो घटो मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो 10 लाख रुपए तुमको दे दिए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इससे कह रहा है पेरेंट्स के पैसे बच जाएंगे, ये बोल रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर इनमें से कोई बात सच है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन होगी पेरेंट्स के लिए जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा अभी भी कोई। पेरेंट्स आर अनश्योर अबाउट विच पब्लिक कॉलेज, अब कहीं पे भी हो पैसा दे देंगे, इसमें क्या होगा। अमाउंट ऑफ मनी accumulated by putting the prepayment funds in interest bearing account today will be greater than, ओए होए, ये आंसर आ गया ना। ये कह रहा भाई तू 10 लाख रुपए डाल रहा है ना, अगर मैं किसी स्कीम में बैंक में ब्याज में डाल दूं, मान ले तेरे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लग रहे थे, नीचे 2 लाख भी एक बार लग गए, मान ले टोटल फीस 11 लाख हो गई, मान ले हो गई 11 लाख, तू तो 10 लाख ही लेगा मेरे से। लास्ट ईयर में 2 लाख हो गई थी, मान ले महंगाई बढ़ के, तो 10 का 11 लाख हो गया, तू तो 10 लाख ही लेगा, बचत हो गई। बट वॉट इफ मैं कह रहा हूं जो इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 10 साल में, अगर मान ले 10-10% का मेरे को ब्याज मिल गया और मेरा सम 20 लाख बन गया, मेरा सम 15 लाख बन गया, तब तो मेरे पास यही ज्यादा होगा ना हमेशा। तो मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं जो इस स्कीम में जाऊंगा, मैं तो बोलूंगा इतना 10 साल तक तुझे कांस्टेंट अपना पैसा 10 लाख फिक्स क्यों जमा करूं। मैं तो कभी ना करूं ऐसी स्कीम में, 10 लाख को मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, कहीं भी लगाऊंगा, 10 लाख तुझे 10 साल के लिए ब्लॉक क्यों करवाऊंगा अपनी मनी। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्यूमुलेशन ज्यादा है तो कोई पेरेंट यहां पर नहीं जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का। क्लियर टू एवरीवन, चल सकते हैं आगे दोस्तों, शाबाश। ठीक है ना, तो इसमें आप कभी ज्वाइन नहीं करना चाहोगे, आप ब्याज में रखोगे पैसा, वहां नहीं डालोगे पैसा।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। शाबाश। इंग्लिश वाले। नहीं प्रिया जी, एनुअल सब्सक्रिप्शंस पे है। आंसर बताएं दोस्तों, शाबाश। डी आंसर बता रहे हैं ज्यादातर लोग। देखें क्या है, toughened hiring standards have not been the primary cause of present staffing shortage in public school। कहता है हायरिंग स्टैंडर्ड, जो हायर करते समय स्टैंडर्ड है वो बहुत टफ कर दिए गए हैं, मगर बोल रहा है इस ये रीजन प्राइमरी कॉज नहीं है जो स्टाफ शॉर्टेज है। स्टाफ शॉर्टेज का रीजन कुछ और है। वो कह रहे हैं लोग तैयार हैं बढ़िया कंपटीशन लेवल देके एंट्री करने के लिए, वो रीजन नहीं है, फिर भी स्टाफ की शॉर्टेज। ऐसा क्यों? Shortage of teachers is primarily caused by the fact that in recent years teachers have not experienced any improvement in working condition। वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, सैलरीज प्रॉपर नहीं है। तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से टीचर्स उसमें नहीं है और फैकल्टी की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सपोर्ट द क्लेम्स अबव। ये सपोर्ट कौन कर रहा है इस बात को? मैनी टीचर्स ऑलरेडी द प्रोफेशन वुड नॉट हैव बीन हायर्ड अंडर द न्यू हायरिंग स्टैंडर्ड। ये तो फिर हायरिंग की बात कर, हायरिंग की टफनेस से मतलब ही नहीं है। टुडे मोर टीचर्स आर एंटरिंग द प्रोफेशन विद अ हायर एजुकेशन लेवल देन इन द पास्ट। ये भी इससे क्या इशू हो गया? Some teachers have cited higher standard for hiring as a reason। नहीं, hiring नहीं है रीजन भाई। Many teachers cited low pay and lack of professional freedom। low pay, प्रोफेशनलिज्म का इशू है। यस। Many prospective teachers have cited the new hire। बहुत इजी सवाल था, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, ऑप्शन बहुत ज्यादा इजी थे, क्लियर पता लगता था। हायरिंग वाले सारे ऑप्शन हटाते जाओ, जो ऑप्शन बचा वो टिक कर दिया। मैं आ रहा हूं अगले सवाल पर, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इंग्लिश में देखें फटाफट, शाबाश। निकालें आंसर, शाबाश। सी आंसर बता रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग। देखिए क्या मामला है,
मोस्ट कंज्यूमर्स डू नॉट गेट मच यूज आउट ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे परचेज। ये कह रहा है जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेते हैं ज्यादातर कंज्यूमर्स को वो यूज नहीं कर पाते, उसका पता नहीं क्या सीन है। एग्जाम्पल दिया है 17% ऑफ एडल्ट इन यूएस ओन जॉगिंग शूज। ओके, बट ओनली 45% ऑफ ओनर्स। अच्छा, जितने भी लोगों लिया है सिर्फ इसमें से 45% है जो साल में एक बार जॉग के लिए जाते हैं, साल में एक बार यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन वन, एक लगभग एक के आसपास बार यूज कर रहा है, वन टाइम यूज हो रहा है जॉगर्स। ठीक है, ओनली 17% जॉग मोर देन वंस ए वीक। ये मान लो 50-60 के आसपास हो जाएंगे, है ना। बस इतना सा खेल है, ये लोग इतना यूज करें, बाकियों को डेटा भी दिया, इतने से लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं जॉगर शूज को। ठीक है भाई, which of the following if true casts most doubt on the claim that most consumers get little use। इस चीज पर डाउट करवाना है हमारे को, ऐसा स्टेटमेंट लाना है जो इस चीज को उल्टा साबित कर दे। जॉगर्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू स्पोर्ट्स इंजरीज। अरे यार, तो यार स्पोर्ट्स इंजरीज, उससे मुझे साबित ये करना है कि जूतों में ये जो हम क्लेम कर रहे हैं ना कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज नहीं करते, उसको फालतू प्रूव करना है। इससे तो नहीं हो रहा, ये तो उल्टा चोरी का बहाना दे रहा है। Joggers often exaggerate the frequency with which they jog in surveys designed to many consumers purchase jogging shoes for use in activities other than jogging। oh, ये कह रहा है तुम जॉगिंग शूज लाए और तुमने ट्रैक किया कि जॉगिंग शूज का डेटा क्या है। वॉट इफ अगर वो जॉगिंग शूज पहन के सब्जी लाता हो, वॉट इफ वो जॉगिंग शूज पहन के ही ऑफिस जा रहा हो, जॉगिंग शूज खरीद के उसका यूज इधर उधर करने लग जाओगे, उसका डेटा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा क्लेम झूठा हो जाएगा। हो सकता है सही हो ये। कस्टमर्स हु टेक अप जॉगिंग ऑफन परचेज एन एथलेटिक शूज दैट कैन बी यूज्ड इन अदर स्पोर्ट्स। तो फिर जॉगिंग शूज नहीं लेंगे, उसका डेटा कैसे निकालेंगे हम। जॉगिंग शूज लेना है फिर उसमें हेर फेर करनी, ये क्या बोल रहे हैं, जॉगिंग करते हैं मगर जूते दूसरे पहनते हैं, फिर जॉगिंग शूज की परचेज जो हुई है उसका कुछ रोल नहीं क्यों दिखा पा रहा। जॉगर्स हु जॉग मोर देन वंस अ वीक आर ऑफन एक्टिव। नहीं, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी, कि ये जॉगिंग वाले शूज लेकर आ रहे हैं मगर उसका इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं और तुम्हारे पास डेटा किसका, जॉगिंग का है, इसलिए तुम ये नहीं बोल सकते कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज नहीं हो रहा है, हो सकता है कहीं और यूज हो रहा हो, इसीलिए बात तुम्हारी फर्जी हो जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। ई कौन बता रहा है, जॉगर्स हु जॉग मोर देन वंस अ वीक आर ऑफन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो क्या हो गया, ई क्यों बता रहा है भाई, और मोर देन वन से वीक की बात कर रहा हूं, खाली इतने की बात कर रहा है, इसका हिसाब कौन देगा फिर। चलिए आगे करिए। शुक्रिया नीरज भाई, शुक्रिया। आंसर निकाले दोस्तों, शाबाश। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे वो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, कंपेयर करना, कहीं परसेंटेज निकालने पड़े, सारे एनालिटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं। सॉल्व कीजिए, शाबाश। सेशन को लाइक भी कर देना दोस्तों अगर आपको ठीक ठाक लग रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, आज यूट्यूब पर बच्चे कम हैं या फिर क्रिटिकल की वजह से कम है, क्या इशू क्या है। यूट्यूब पर इधर उधर बाकी क्लासेस हो रही होंगी, वहां भी बच्चे कम ही है क्या सब जगह, या यूट्यूब से बच्चे गायब हो गए, या कोई और कोई एग्जाम है आज। ये 14 नवंबर मना रहे हैं बच्चे, चिल्ड्रंस डे है, बाल कटवा रहे हैं, बाल दिवस, सॉरी सॉरी, मतलब चिल्ड्रंस डे का क्या कुछ
लॉलीपॉप वगैरह खा रहे हैं क्या बच्चे सारे आज? लॉलीपॉप, एल्पेनलीबे, क्या क्या खाते हैं बताओ? हैं? बी आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अरे भाई साहब, एच भी निकाल दो। एक बार पेड क्लास में एक बच्चे ने एफ आंसर दिया था ए बी सी डी के बाद में। बढ़िया है। अ ग्रेटर नंबर ऑफ, ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर सोल्ड इन टाउन एस, ये टाउन एस, ये टाउन टी, जो न्यूज़पेपर है वो ज्यादा यहां बेचे जाते हैं। Therefore, citizen of S are better informed about major world events that are the citizen than the citizen। तो बोल रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर यहां ज्यादा बिके हैं, यहां कम बिके हैं, इसका मतलब बोल रहा है एस के सिटीजन मोर इन्फॉर्म्ड हैं अबाउट वर्ल्ड इवेंट। क्या ऐसा होता है क्या सही में? ऐसा होता है कि भाई दिल्ली में मान लो 50% जनता न्यूज़पेपर खरीदती है, बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन मान लेते हैं 5 करोड़ है, मान लेते हैं, सपोज करो 5 करोड़ पॉपुलेशन दिल्ली की, तो 2.5 करोड़ लोग न्यूज़पेपर ले रहे हैं। अब मान लो एक गांव है, गांव का नाम है, हमारे वहां गांव था ना आस की ढाणी, आस की ढाणी, आस की ढाणी, मान लो 700 लोग हैं, 650 लोग अखबार पढ़ते हैं वहां पे, मान लो 700 में 650 लोग अखबार पढ़ते हैं, 50 लोग नहीं पढ़ते। तो दिल्ली ज्यादा इन्फॉर्म होगी कि आज की रानी ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगी वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में? आज की रानी ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगी ना। दिल्ली में तो 50% लोग इन्फॉर्म्ड है, वहां तो 6 बाई कितना बताया मैं, डेटा भूल गया, 700 600, 6/7 लोग इन्फॉर्म्ड है वहां पे। खेल समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए नंबर से तुलना नहीं होती, नंबर से होता है सिटी बहुत बड़ी हो, टाउन बहुत छोटा हो, पॉपुलेशन पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो नंबर से कुछ नहीं हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। तो नंबर्स आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, गांव की जनसंख्या भी देखनी पड़ेगी किसमें ज्यादा है। अखबार ज्यादा जाने से क्या होता है, दिल्ली में 100 अखबार आ जाए और 100 अखबार आ जाए किसी गांव में, ज्यादा खबर कहां फैलेगी, उसका गांव फैलेगी। 100 अखबार दिल्ली में तो भाई साहब धुएं में उड़ जाएंगे। खैर, समझ में आ रही बातें आप लोगों को? इसीलिए नंबर्स हमको नहीं बोल सकते कि हम नंबर्स से ज्यादा कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तो अखबार ज्यादा होंगे, मगर उससे इन्फॉर्म्ड क्या होगा, ठीक है ना। सिटीजन और टाउन ऐसा बेटर इन्फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वीकन द कंक्लूजन, हमको वीक करना है। टाउन ऐसे जो लार्जर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है, एस की पॉपुलेशन बढ़ा दो, टी की पॉपुलेशन कम कर दो, ज्यादा अखबार बढ़ जाएंगे, उससे क्या इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो जाएगी। तो ये वीक कर रहा है, बिल्कुल वीक करने का काम कर रहा है। वीक, अच्छा, एक्सेप्ट, वही बोल रहा है सब लोग वीक करेंगे, वो ढूंढना जो वीक नहीं कर रहा, तो ये तो वीक कर रहा है ना, उल्टी बात कर रहा है। मोस्ट सिटीजन ऑफ टाउन टी वर्क इन टाउन एस एंड बाय देयर न्यूज़पेपर देयर। कह रहे टी वाले सारे लोग काम यही करते थे, अपना न्यूज़पेपर यही खरीदते हैं, तो घर पे तो आएंगे तो टी वाले ज्यादा इन्फॉर्म हो गए ना, फिर एस वाले इन्फॉर्म कैसे हुए? ये भी वीक हो गया। कह रहे टी वाले लोग ही खरीद रहे हैं वहां एस में जाके न्यूज़पेपर, वो लोग काम करते थे वहां जाके खरीद के वापस आ जाते हैं शाम को, ठीक है। तो ज्यादा इन्फॉर्म कौन हुए? टी वाले हो गए। ये फिर से उल्टा हो गया। एवरेज सिटीजन ऑफ टाउन एस स्पेंड्स लेस टाइम रीडिंग न्यूज़पेपर देन डज द एवरेज। ये लो, इन्फॉर्मेशन की बात है, अखबार खरीदने से क्या होता है? ये कह रहा है मैं 1 मिनट के लिए अखबार देता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, और ये भाई साहब 1.5 घंटे बांचता है अखबार को बैठ के, तो ज्यादा इन्फॉर्म कौन होगा? ये होगा। अखबार खरीदने से क्या, अखबार खरीद के पटक तो पढ़ ही नहीं रहे। रीडिंग टाइम अगर अखबार में टी का जाए तो टी ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा, तो ये भी क्या कर रहा है? वीक कर रहा है। अब वीकली न्यूज़पेपर रेस्ट्रिक्टेड द कवरेज ऑफ, ओ भाई, कह रहा है ऐस में जो अखबार आ रहा था वो खाली खाली लोकल इवेंट तक रेस्ट्रिक्टेड था, उसमें सिर्फ लोकल न्यूज आती है। तुम कह रहे हो इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्ल्ड है, कहां से इन्फॉर्म हो गए वर्ल्ड के भैया बताना? तुम ढूंढोगे न्यूज डोनाल्ड ट्रंप की, वहां मिलेगी ट्रैक्टर और टोले की भिड़ंत में 3 भेड़ें शहीद हो गई, वहां पर ऐसी ऐसी न्यूज आती है। वो पीछे आती है, नाले में गिरकर युवती का पांव जख्मी, प्रेमी भागा पीछे पीछे अस्पताल तक, ऐसी न्यूज आती है। कह रही है वो वाला अखबार है, तुम ढूंढो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को। समझ में आ गई बात है ना? ये सब हरकतें आएंगी यहां पर, है ना। प्रेमी संग प्रेमिका फरार, पता लगने पर पिता ने चाकुओं से गोद कर की दर्दनाक हत्या। समझ में आ गई बात? प्रेमी के संग मिलकर प्रेमिका ने अपने ही पति पर किए गला रेत कर हत्या। ठीक है, तो ये सब न्यूज आ रही है, तुम ढूंढ रहे हो उसमें कि वॉर में क्या हो रहा है, इसराइल का क्या कंडीशन है, और वो भाई साहब बोल रहा है भाई साहब ये लो। ठीक है भाई, इसीलिए ये आपको क्या कर देगा, ये भी वीकन कर देगा। ये भी बात कह रहा है, वर्ल्ड तक जाएगी नहीं बात, ये भी वीक स्टेटमेंट है। एवरेज न्यूज स्टैंड प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन, प्राइस का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कोई वीक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं करेगा, फालतू का इररिलेवेंट स्टेटमेंट है।
ई आंसर आ जाएगा। ए बी सी डी चारों इस आर्ग्यूमेंट को वीक करने में लगे हुए हैं। ई का कोई सेंस ही नहीं, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, फालतू का इररिलेवेंट स्टेटमेंट कि प्राइस ज्यादा है प्राइस कम है। तो ई मेरा आंसर हो जाएगा। उसने बोला है वीकन द कंक्लूजन अबव एक्सेप्ट, किसके अलावा सब लोग वीक कर रहे हैं, ई के अलावा सब वीक कर रहे थे। ई इज माई करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, पसंद आया। ठीक है भाई। सर पहले एडिटर थे क्या आप? अरे भैया हम तो बहुत कुछ थे, हम जिस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं आपको कुछ अलग ही लगते हैं फिर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, चल सकते हैं आगे। सर पहले सत्य कथा पढ़ते थे। अरे भाई क्या क्या बोल रहे हो तुम मेरे को यार, हैं। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या मामला है, समझेंगे पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ए वीकन कैसे हुआ? क्योंकि तुम सो गए थे इसलिए वीक हो गया वो। अबे एस की जनसंख्या छोड़, तू सो गया था भाई। अब इसका तो मैंने स्पेशली अलग से एग्जांपल दिया, दिल्ली का और गांव का, इसी को डाउट पूछ रहा है, स्पेशली बताया था मैंने इसका तो मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ मतलब वो डाउट कैसे पूछ सकता है, इसका तो मैंने क्वेश्चन से पहले अलग से एक्सप्लेनेशन दिया था, वो डाउट तो आने नहीं चाहिए ना फिर तो। फिर वो डाउट कैसे आ रहा है? मतलब सो रहे थे भाई तुम। हाँ मानिक भाई, एस्ट्रोनॉट भी था मैं। और जो क्लास में बदमाशियां करते थे ना, शाम को उनके घर जाता था फिर मैं, ध्यान रखना। हाँ राहुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। गर्मी में अखबार आती थी, गर्मी में लू के थपेड़ों से झुलसती हुई युवतियां, एक लड़की से आइसक्रीम खा रही होती थी, उसमें दो लड़की झूले पे से झूल रही होती थी, एक ऐसे मुंह पे वो होगा ना, वो कपड़ा सा बांध के ऐसे पानी से ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे फोटो लगाते हैं, 4-5 फोटो लगाते हैं लाल छतरी में लेके लड़की ऐसे, गर्मियों में धूप से व्याकुल युवतियां। भाई युवक तो सारे वो हैं, हम लोग लोहा हैं, फौलाद बन रहे हैं गर्मियों में जल जल के। पब्लिक पार्क पर गोलगप्पे खाती हुई युवतियां। जीरा शिकंजी पीकर गले को तरावट देती हुई युवतियां। सही है भाई। सब युवतियां कर रही होती है गर्मी में, हम तो भाई साहब घर में बैठ के आलू छील रहे होते हैं, और क्या है। चलो आंसर निकालो। वैसे लड़के करे भी क्या, लड़के क्या दिखाएंगे गर्मी में शाम 4 बजे कुत्ते की तरह क्रिकेट खेलते हुए लड़के, ये दिखाओगे न्यूज, और क्या दिखाओगे? लड़के अपन करते भी क्या ही है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं गर्मी छुट्टियों, और किया ही क्या अपने, क्रिकेट ही खेलते हैं और क्या है ना, क्या दिखाएंगे। चलिए दोस्तों शाबाश, संभालते हैं सवाल को, देखते हैं क्या मामला है। रोबोट सैटेलाइट, सैटेलाइट जो है रिले इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई वेदर पैटर्न्स, कहता है रोबोट सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन वगैरह देखते हैं और पैटर्न देखते हैं वेदर के, बिकॉज द सैटेलाइट कैन बी रिपेयर्ड ओनली इन ऑर्बिट। कह रहे सैटेलाइट जो है जो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं वहीं पर सही की जा सकते हैं, इसलिए एस्ट्रोन, मैंने बोलता है एस्ट्रोनॉट, देखो आ गया एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट सर तुम कुछ और ही समझ लेते हो। एस्ट्रोनॉट्स आर नीडेड टू रिपेयर देम, कह रहा है एस्ट्रोनॉट्स को जाना पड़ता है वहां पर सही करने के लिए, क्योंकि वहां ऑर्बिट में से उसने ऐसा नहीं होता अल्लाह थोड़ा धरती पर उतार के लाना सेटेलाइट को, ए एक काम कर, सर्विस स्टेशन है भाई अपना, है ना सर्विस स्टेशन है अपने, ये नहीं पड़ रहा वजीरपुर, वजीरपुर के आगे वाला सर्विस स्टेशन है, वहां पर लगा गाड़ी को सही करता हूं मैं, वो काम नहीं होता। तुमको ऊपर जाकर वहीं पर सही करना पड़ेगा सेटेलाइट को ऑर्बिट पे, इसलिए यहाँ से एस्ट्रोनॉट जाते हैं सही करने, कोई शौक थोड़ी चढ़ रहा रोज रोज एस्ट्रोनॉट जाते हैं यहाँ से, है ना। विदाउट रिपेयर सैटेलाइट वुड इवेंचुअली माल फंक्शन, रिपेयर नहीं होगा तो माल फंक्शन होगा। देयरफॉर स्पेस फ्लाइट्स कैरिंग एस्ट्रोनॉट मस्ट कंटिन्यू, लगातार स्पेस में फ्लाइट जा रही है जिसमें एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द आर्ग्यूमेंट अबव, ये उल्टी बात करेगा, देखते हैं कौन सी बातें उल्टी होने वाली हैं। ठीक है, लेट अस सी। सैटेलाइट्स फॉलिंग फ्रॉम
ऑर्बिट बिकॉज ऑफ माल फंक्शन बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर, तो ये तो भाई बोल रहा है सेटेलाइट जल वल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी, तो भेजो भाई इनकी सर्विस करने के लिए, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो सैटेलाइट्स आर इंडिस्पेंसेबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर पैटर्न्स, वेदर फोरकास्ट आल्सो मेक सम यूज ऑफ, तो ये भी बोल रहा है इसमें से इसका जरूरत है, जरूरत बता रहा है ये भी। Government responding to public pressure has decided to cut the budget for space flight, put more money into social welfare। भाई साहब स्पेस फ्लाइट का बजट कह रहा है कट कर रही है गवर्नमेंट, तो और फिर चिल्ला चिल्ला के बोलो भेजो 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 भाई साहब, सैटेलाइट जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। Repair of satellite requires heavy equipment which adds to the amount of fuel needed to lift a spaceship carrying astronaut into orbit। Technical option robot satellites makes repairing them more costly and less practical than sending new improved satellites। ई आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं कि रिपेयरमेंट से ज्यादा सस्ता आपका नया भेजना है, सही रहता है, तो रिपेयरमेंट की जरूरत नहीं है बार बार। कह रहा रिपेयरमेंट से कॉस्टली हो जाते हैं और वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इससे अच्छा उसकी जगह नया और इम्प्रूव सैटेलाइट लगातार भेजते रहिए। तो ई हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो ऊपर वाली चीजों को वीकन कर रहा है कि भाई रिपेयरिंग तो महंगी भी है, आउटडेटेड भी, इससे अच्छा नया अपडेटेड हम चीजें भेजते रहेंगे और नई भी होगी, तो ई मेरा आंसर आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए, ये कौन इतनी गर्मी में छुट्टे मारते लड़के, कौन लिख रहा है न्यूज ये, पिटेगा। चलिए पहले हिंदी फिर इंग्लिश, शाबाश। देखिए क्या मामला है। हाँ जी, क्या सीन है, क्या आंसर आया हमारा, जल्दी से बताएं क्या आंसर आया हमारा, फाइनल आंसर बताइए जल्दी से। गर्मी में परेशान होकर चिल्ड बियर, अरे पिटेगा रे, कौन है ये, सुधर जा भाई, बना दूंगा तेरी चिल्ड बियर। देखो भाई, एक कंपनी के दो डिवीजन, काफी मैथमेटिकल सा क्वेश्चन लग रहा है राइट समझने की कोशिश करना प्लीज। एक कंपनी के दो डिवीजन है, परफॉर्म विद रिमार्केबल कंसिस्टेंसी ओवर द पास्ट 3 साल से, काफी कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों डिवीजन, ऐसा हमको बोला गया है। बदमाश हो यार, सुट्टे बियर से हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं जाते क्वेश्चन के, बदमाश हो। देखो ध्यान से, है ना,
हाँ भाई क्या था, एक हाँ, तो एक तो डिवीजन है फार्मास्यूटिकल, फार्मा लिख दे रहा हूं। दूसरा डिवीजन क्या है, केमिकल डिवीजन। देख भाई ध्यान से, फार्मास्यूटिकल डिवीजन अकाउंटेड फॉर रफली 20% ऑफ डॉलर सेल्स। सेल जो है फार्मा में 20 है तो 80 मान लो इसकी है, फिर केमिकल की, ठीक है। प्रॉफिट्स का 40% मान लेते हैं, लेट जो प्रॉफिट है 100 रुपए की सेल में मान लो हमारे पास कितना मान लो, 10 रुपए प्रॉफिट है, मान लो 10 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट्स हैं, 100 रुपए की सेल हुई, टोटल सेल 100 रुपए की है, 20 इसकी, 80 इसकी, प्रॉफिट 10 है। 10 में से 4 रुपए फार्मा का प्रॉफिट है, 6 रुपए केमिकल का प्रॉफिट है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए गेम सारा का सारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्लीज, प्लीज ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रॉपरली बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द पास्ट 3 years फ्रॉम द स्टेटमेंट अबव। पहला कह रहा है टोटल डॉलर सेल्स फॉर ईच ऑफ द कंपनीज डिविजन हैव रिमेन्ड रफली कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट दोनों की रहेगी ये कहीं जरूरी नहीं है, तीनों साल में सेल दोनों की अलग अलग कांस्टेंट रहेगी ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम सेल कांस्टेंट की गारंटी नहीं दे सकते। परफॉर्मेंस कांस्टेंट है, तीनों साल में तीन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट की सेल कांस्टेंट है, कहीं नहीं लिखा है ये, ठीक है। फार्मास्यूटिकल डिवीजन हैज फेस्ड स्टिफर कंपटीशन इन इट्स मार्केट्स देन हैज द केमिकल। अपने मार्केट में, फार्मा मार्केट में क्या हुआ, केमिकल में क्या हुआ, इसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमको इस कंपनी में इन दोनों के डेटा हमारे को पता है, आपस में अपने मार्केट में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। केमिकल डिवीजन हैज रियलाइज लोअर प्रॉफिट पर डॉलर। 80 रुपए की सेल पर 6 रुपए का प्रॉफिट है, 20 रुपए की सेल पे 4 रुपए का प्रॉफिट है। ऑब्वियसली दिस इज मच मच ग्रेटर, क्योंकि ये 16/80 है, ये 6/80 है। केमिकल का रियलाइज प्रॉफिट काफी कम है फार्मास्यूटिकल में। रेशियोज का क्वेश्चन था क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। प्रोडक्ट मिक्स ऑफर्ड बाय ईच ऑफ कंपनीज रीजन है रिमेन अनचेंज्ड। प्रोडक्ट में क्या दिया नहीं दिया मुझे क्या पता भाई, सुपारी दे रहा है कि भाई साहब क्या दे रहा है। हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स अकाउंटेड फॉर हायर परसेंटेज ऑफ केमिकल डिवीजन सेल देन ऑफ दोज ऑफ फार्मास्यूटिकल। नहीं केमिकल का प्रॉफिट कम है भाई, केमिकल में ज्यादा कैसे दिखा रहा है ये। गजब का सवाल, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बातचीत कम करें दोस्तों। क्लियर टू एवरीवन। बहुत नॉर्मली सवाल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का है, अपना सब्जेक्ट का है। रेशियो पर क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ था, सेल्स का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन डाला है उसने, क्रिटिकल रीजनिंग में फ्रेम करके। इस तरह के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। अगले सवाल पे मैं बढ़ रहा हूं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, देखिए क्या है। बहुत बढ़िया सवाल सारे। इंग्लिश वाले बालक लोग, थैंक यू अभिषेक। अभिषेक ने क्रिटिकल रीजनिंग कोर्स की लिंक डाल दी है, ठीक है ना, देख लेना। 350 रुपये में क्रिटिकल का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसको लेना हो ले सकता है भाई। स्टार सीरीज थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा कंपैरिजन तो अच्छा करो भाई, क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार, इतना हल्का कंपैरिजन मत करो यार इस फील्ड में तो एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरर्स समटाइम्स डिस्काउंट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू रिटेलर्स फॉर अ प्रमोशन पीरियड व्हेन द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड टू कंज्यूमर्स। हो क्या रहा है, कह रहे मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है, निर्माताओं की बात हो रही है। नोट बना लिया करो, इजी रहता है। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, किसको, रिटेलर्स को, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को नहीं, रिटेलर की बात हो रही, खुदरा व्यापारी, समझ में आ गई बात।
ये जो खुला सामान बेचते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं खुदरा व्यापारी। उनको ही क्या करते हैं, डिस्काउंट पर देते हैं प्रमोशन के लिए। कई बार बहुत डिस्काउंट, मान लो 100 की चीज 60 में दे दी, हम ऐसा मान लिया करो नंबर लेके, तो क्रिटिकल को भी नंबरिंग में बना लेते हैं, इजी हो जाती है चीजें, ठीक है। इंडियन तो लॉजिक ही तो है ही, और क्या है ना। तो लॉजिक में कन्वर्ट कर लो इस चीज को। Such promotion often resulted in a dramatic increase in amount of products sold by manufactured retailers. इससे रिटेलर कहता है ज्यादा उठा लो, ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। पहले मान लो रिटेलर बोलता था भाई मेरे को 100 पैकेट दे दे 100-100 रुपए के, ठीक है। मान लो साबुन के पैकेट ले रहा है, अगरबत्ती का पैकेट डब्बा ले रहा है, 100 पैकेट लेता था 100 रुपए के। बोलता है 100 नहीं, एक काम कर 200 दे दे इस बार मेरे को, तू सस्ता दे रहा है 200 दे दे। सेल बढ़ गई इसकी, मैन्युफैक्चरर की। सेल नहीं बढ़ी, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल बढ़ गई, ठीक है। Nevertheless, the manufacturers could often make more profit by not holding the promotion. ये कहता है अगर ये काम नहीं हुआ होता ना, तो प्रॉफिट ज्यादा कमाता ही है। Which of the following if true most strongly supports the claim about the manufacturer's profit? ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है, ये समझने की देर है। देखते हैं कौन हमको स्ट्रांगली सपोर्ट करने वाला है। देखिएगा प्लीज, देखें समझें एक बार क्या मामला है। Amount of discount generally offered by manufacturer to retailers is carefully calculated to represent the minimum needed to amount of। कह रहा है कि जो डिस्काउंट दिया वो बहुत ध्यान से देख के दिया जाता है, तो फिर हमको हमको ये दिखाना है तेरे से यहां गलती हो रही है, बाद में तो इसको हटा के प्रॉफिट दिखा सकता है। ये चीज दिखानी। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन क्या होगा कि तू इसमें गलती कर रहा है, ये डिस्काउंट नहीं देता, तब मैं तेरा प्रॉफिट बढ़िया बनवाता। हमको ये प्रूफ करना है। ये तो बोल रहा है डिस्काउंट इतने अच्छे तरीके से दिए गए कि बेस्ट ऑप्टिमाइज कर दिया प्रॉफिट को, ये तो उल्टी बात को सपोर्ट कर रहा है हमारी उसको, ठीक है ना। हमको बात क्या करनी है, नहीं ये नहीं ये लाना है। ये कह रहा है हम तो इसको सपोर्ट करूंगा, हम तो बोल रहे हैं डिस्काउंट बढ़िया चीज है, नहीं डिस्काउंट नहीं देना है, नॉर्मली करना है, ऐसा ढूंढना है कुछ। फॉर मेनी कंज्यूमर products, the period of advertisement discounted prices to consumers is about a week, not sufficient long for enough to sale price। कह रहा है कि नहीं ये सिर्फ एक वीक के लिए होता है, तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता। फिर से बात कर रहा है कि ये ठीक है, हमको इसको ठीक नहीं इसको ठीक बताना है, हमको इसमें नुकसान दिखाना है, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या नुकसान ढूंढेंगे हम। For products that are not newly introduced, purpose of such promotion is to keep the product in mind of consumers and to attract consumers। अरे consumers की बात ही नहीं हो रही भाई, बात रिटेलर्स की हो रही है, बात मैन्युफैक्चर से रिलेट रिटेलर की बात हो रही है। डिस्काउंट रिटेलर को मिला, कंज्यूमर को नहीं मिला है यहाँ पर, तो कंज्यूमर वाला पॉइंट हटेगा। ड्यूरिंग सच ए प्रमोशन रिटेलर्स टेंड टू एक्यूमुलेट इन द वेयर हाउस इन्वेंट्री बॉट एट डिस्काउंट। यही बात हम कह रहे थे। ये यहां से सस्ते में माल ले लेके भर लेता है, 100 की जगह 200 माल भर लिया, इन्वेंट्री भर ली, बाद में उसको रेगुलर प्राइस पर आगे बेचता है। तुम समझे फंडा क्या हो रहा है। 100 का माल 60 में लेके फिर उसको 80-90 में आगे कंज्यूमर को चिपकाएगा, सारा माल इससे 60 में खींच के और 80-90 में खुद बेचने लग जाता है। वहीं अगर ये 60 का इसको ना दे और डायरेक्ट 80 में वहां पर पहुंचाना शुरू कर देता, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता। अभी इसका लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसके भयंकर डिस्काउंट आते हैं, कंज्यूमर के लिए तो आते नहीं है, रिटेलर के आते हैं, वो भर लेता है स्टॉक को, फिर अपने औने पौने दामों पर बेचता रहता है, और इसको वही 60 रुपए मिलते हैं, 80-90 रुपए ये खींच रहा होता है 100 रुपए के माल पे। डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इन्वेंट्री फिलिंग है ना, ये सेल का सबसे बड़ा लॉस है। इसका सारा माल ये रिटेलर ले जाएगा, ये बेचारा 100 का 60 करेगा, पूरे साल तो कर नहीं सकता, 7-10 दिन करेगा, उसमें इसका माल खाली कर लेगा, फिर उस 60 वाला कॉस्ट प्राइस के माल को बना बना के बेचेगा। बोले ये तो 100 का देता है तेरे को, देख मैं, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस 60 रुपए हो गया ना अब, तो ये फायदा उठाएगा। इफ ए मैनेजर फेल्स टू ऑफर, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया बात। इस तरह से वो क्या कर रहा है, स्टॉक को रोक ले रहा है अपने पास में, मैन्युफैक्चरर के गोदाम खाली कर दे रहा है सारा, एक तरह से वो खुद मैन्युफैक्चरर बन जा रहा है, सारा माल सारी स्टॉक वो खुद कर ले रहा है डिस्काउंट प्राइस पे, और उसके बाद में आराम से बेचे जा रहा है। ये हमारा गेम है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन सवाल एकदम ऐसे कैसे मिलेंगे। लीजिए अगला, अगला सवाल पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी। लाइक बैक कर देना भाई सेशन को यारों। इंग्लिश वाले।
बी बता रहे हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग द टीनेजर्स अलाइन टू द सिविक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोशल सेटअप। बोला सोशल सोसाइटी में जो भी सिविक मैनर होता है रहने का, वो टीचर्स और पेरेंट्स को मिलकर स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या पहला कहता है यस पेरेंट एंड टीचर शुड रिमेन एक्सेसिबल टू द टीनेजर्स फॉर एन ओपन डिस्कशन। बिल्कुल सही बात है, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों अवेलेबल रहेंगे तभी तो टीनेजर खुल के ग्रो कर पाएगा, अपनी बातें बता पाएगा, इसे एटमॉस्फेयर डेवलप करेंगे हम उसके लिए। नो दे आर स्मार्ट इनफ टू अडॉप्ट द कोड ऑफ कंडक्ट बाय एमुलेटिंग देयर पीयर्स। एमुलेटिंग देयर पीयर्स, संगी साथियों भी सुनेगा भाई। इधर आ भाई, तेरे को मेरी कसम है, एक घूंट मार इसमें से, एक घूंट मार पी भाई, ये करवा देंगे साथ में। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ तेरा भाई सीधा खड़ा है ना, खड़ा है तेरा भाई सीधा, मुझे कुछ हुआ नहीं माना, देख जय तेरा भाई सीधा सीधा खड़ा है एकदम, है ना, तू भी रहेगा, कुछ नहीं हो रहा, तू एक घूंट पिएगा आज ना। भाभी की कसम तेरे को, तेरी भाभी फोन फोन करूं, ये हरकतें सिखाएगा उसको, तो इसलिए ये हरकतें हमको नहीं करनी है, ओनली वन पे चलना है। आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रांग है, आर्ग्यूमेंट टू ठीक नहीं है। समझ आ गई बात आपको? चल सकते हैं आगे। हाँ जी, साथ वालों की नहीं सुननी है। जब बच्चा ग्रो कर रहा है टीनेजर्स का, तो पेरेंट और टीचर्स को हमेशा उससे ओपनली अवेलेबल होना चाहिए। साथ वालों की सुनेगा, मैं मस्त मूवी देंगे चलेगा, वो फिर मूवी दिखा दिखा के लाएगा उसको। ठीक है, उन चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए, भैया अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, भैया का एक्सपीरियंस दोनों में से डिसाइड कर लो कौन से वाले थे भैया पहले, तो मेरे भाई वाले या फिर भाई। पक्का कुछ नहीं होगा ना, देख देख पापा आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, बताएगा तो नहीं उनको? चल ठीक, देख यार, इसे धर्मभ्रष्ट तो भाई, कौन सा वाला है भैया, कौन से वाले हैं तुम्हारे, ये तो पता कर लो। चलिए शाबाश, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है ये सब भैया को। क्वांट क्रिटिकल, ये सब्जेक्ट एक समय था जब इंडस्ट्री में बोलते थे इससे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये इतना पकाऊ सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाना नहीं आता इसलिए पकाऊ है। अगर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे अच्छे से तो ये सब्जेक्ट इतना हंसी खुशी का, हर क्वेश्चन में नया फ्लेवर, हर क्वेश्चन में नया एक सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, इससे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नहीं है भी कोई। मगर इस सब्जेक्ट को इतना बोरिंग बताया गया, क्रिटिकल ऐसी है, क्रिटिकल वैसी है, इसमें सड़े गले से वो टेबलें बना के रूल बना देंगे, रटेंगे, बच्चा कहाँ से समझेगा? अब ऐसे हंसी मजाक में पढ़ेंगे, कितना मस्त तैयारी हो रही है हमारी, क्या दिक्कत है बताओ, क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो ये गेम है भाई, ठीक है। चलिए सवाल करेंगे, शाबाश। तरबूज में बूज, आए हाय आए हाय आए हाय आए। हाँ, मैं कुछ बोल दूंगा भी, मुझे तरबूज बूज से ना मेरे को खरबूजा याद आ गया, ठीक है ना। दीपक का नाम सारे जाने से। आंसर निकालें, शाबाश। हाँ, ये मैंने पेड क्लास में करवाया था, ये एक दो दिन पहले हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है ये वाला, एक क्वेश्चन में जानबूझ के डाला हुआ है ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था और एक्चुअल में इसमें काफी डिस्कशन हुआ था, तो मैंने सोचा यूट्यूब वालों को भी ये क्वेश्चन दिखा दिया जाए एक बार, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ना। Many private schools in country F have decided to discontinue assessment for students until grade 7। कंट्री एफ की बात हो रही है, कह रहा है 7वीं कक्षा तक, 7th क्लास तक नो असेसमेंट, सबको कर दो क्या, पास कर दो। बोलता है आजकल यही होता है, काफी स्कूल्स में हो रहा है, 10th तक शायद हो गया, कितना मुझे पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, पास और फेल का क्या चल रहा है आजकल। 10वीं तक शायद एग्जाम नहीं होते, 10वीं तक कुछ भी नहीं होता, सब मस्त रहते हैं, राइट, ऐसा कुछ है ना आजकल। तो वही कह रहा है 7वीं कक्षा तक नो असेसमेंट, सबको कर दो पास, सब बच्चों को, कोई कुछ भी कैसा भी करके आता है सबको प्रमोट करके अगली क्लास में डाल दो। स्टेटमेंट क्या है? A survey in country F showed that students who were assessed regularly had much better grasp on concepts that than those who did not have। तो ये कहां से पढ़ेंगे, तुमको बोल दे भाई 7वीं कक्षा तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, खेलो कूदो ऐश करो भाई साहब, कोई कहां को पढ़ेगा ये तो, आजा कंचे खेलते हैं, गोड़ा गली माजा मायना है, यही कर रहे होगे तुम लोग, और क्या करोगे भाई, कहां को पढ़ोगे। और दूसरी तरफ जिन बच्चों के असेसमेंट हो रहे थे, फेल पास का डर था, उनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज ज्यादा हुई है, तो डेफिनेट डिसीजन फर्जी हो गया, गलत साबित हो गया तुम्हारे डिसीजन पहला वाले से। एज पर द करंट क्यूरिकुलम ऑफ ग्रेड 4 to 7, 7वीं तक तुमने छूट दी है, कहता है चौथी से 7वीं का जो जो पोर्शन है,
70 से 80% सारे सब्जेक्ट का जो है हायर एजुकेशन के लिए पूरा बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ की एजुकेशन काम आएगी बच्चा जब आगे पढ़ने जाएगा। हायर के लिए अगर यहाँ की नॉलेज काम आ रही है, तुम इसी में बच्चे को फेल पास नहीं कर रहे हो, यहाँ असेसमेंट नहीं हो रहा, बच्चा अगर बेसिक कमजोर हो जाएगा, बच्चे की बोलते हैं ना फाउंडेशन नींव कमजोर रह जाएगी, तो ये भी तुम्हारे बच्चे को खराब करेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 विल वीकन द डिसीजन, दोनों ही डिसीजन को वीक कर रहे हैं, डिसीजन को गलत साबित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे में नहीं था यार, फेल होते थे बच्चे, हाँ तो हमारे भी नहीं था, किसी का नहीं था। अब आजकल चालू किया है, बोर्ड खत्म कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तभी तो आते हैं ना बैच में खतरनाक वाले बच्चे, देखे नहीं तुम लोगों ने बच्चे, वो जो आते हैं, सर सर जीरो इवन है कैसे हुआ सर, जीरो तो सर एक न्यूट्रल नंबर होता है, वो ना तो इवन ना ऑड होता है। ये वही तो बच्चे हैं जिनको 8वीं कक्षा तक 10वीं कक्षा तक बिना की पास कर रहे हैं, वही बच्चे तो आके बोलते हैं जीरो इवन नंबर नहीं है। सर -4 तो इवन हुआ ही नहीं, माइनस वाली क्वांटिटी तो सर इवन ऑड थोड़ी होती है, वो तो नेगेटिव होती है। तो ये वही बच्चे होते हैं जिन बच्चों को 10वीं तक मस्ती से पास किया होता है, पढ़ते ही नहीं क्या इवन क्या ऑड क्या प्लस क्या माइनस, यही तो दिक्कत है। ये वही बच्चे हैं, तभी तो बोलते हैं आगे जीरो को न्यूट्रल नंबर है, ना इवन है ना ऑड है, तभी तो उनका न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, उनका गियर न्यूट्रल पे रहता है फिर हमेशा, उनका गियर कभी, छोड़ो यार। इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई करा करो, हम तो चाहते हैं सर, मतलब ठीक है बच्चे पे लोड कम कर दो, बहुत ज्यादा हाई फाई लोड मत डालो, बस्ते का बोझ कम कर दो, बट असेसमेंट तो यार फिर भी होना चाहिए, मेरा तो पॉइंट ये है। बिना असेसमेंट के फिर तो यार खुला सांड हो जाएगा बच्चा, फिर पढ़ना लिखना छोड़ देगा यार। फिर एकदम से क्या होगा, 10वीं 11वीं में बच्चे भी, 10वीं तक तुम असेसमेंट रखते, 11वीं से हर वीक उसका कोचिंग में टेस्ट होता है, रैंक लिस्ट आती है। मुझे तो लगता है कि जो मेंटल प्रेशर जो बच्चा बियर नहीं कर पा रहा 11वीं में, उसका भी कारण ये है कि 10वीं तक उसको असेसमेंट फ्री कर दिया, 11वीं में पूरी दुनिया का लोड उसी के ऊपर है, हर वीक उसका टेस्ट होता है, पूरे देश में कंपेरिजन, रैंक लिस्ट घर पे पहुंचती है लिफाफा में डाल डाल के, और जिम्मेदारी जाती है कोचिंग वाले खराब है, कोचिंग वाले प्रेशर डाल रहे हैं। यार तुमने 10वीं तक उसको प्रेशर लेने की वो संभावनाएं खत्म कर दी है उसकी, तो 11वीं में तो उसमें प्रेशर पड़ेगा ही, क्या करोगे, कभी ना कभी तो पड़ेगा लाइफ में। चलो कोचिंग बंद कर दो, 11वीं 12वीं कॉलेज में कुछ मत करो, जीवन में तो एक दिन निकलेगा आगे, तब तो प्रेशर फील होगा, खत्म खेल। तो वो चीजें अपन बेसिक खत्म कर रहे हैं बच्चों की, नो प्रेशर सिचुएशन बना के जीवन में उसके लिए। फिर बच्चा चैलेंज और प्रेशर जब भी लाइफ में पहली बार फेस करेगा ना, बच्चा टूट जाएगा। जनरली वो चीज होती है 11वीं 12वीं कॉलेज के एंट्री टाइम, और बच्चों के फिर कभी सुसाइड हो रहे हैं, कभी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं प्रेशर होता क्या है। वहीं थोड़ा थोड़ा प्रेशर दोगे 6th 7th 8th 9th 10th में, तो कम से कम बच्चा सीखेगा पेरेंट्स की निगरानी में कि कैसे हैंडल करना है, फिर कौन सिखाएगा। देखें ऑथर्स का कंक्लूजन, ये एक लेखक का कंक्लूजन क्या है, लेखक का निष्कर्ष है, अ मेजर केमिकल बिजनेस हैज क्रिएटेड अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक फॉर टर्निंग वुड फाइबर इनटू प्लास्टिक। कह रहा लकड़ी के फाइबर को प्लास्टिक में कन्वर्ट कर रहा है एक बिजनेस है, पता नहीं क्यों कर रहा है। आफ्टर इन्वेस्टिंग है सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत सारा पैसा लगाया है और लकड़ी को फाइबर में बनाया है। द हल्स ऑफ टाइनी सेल बोट्स अमंग अदर थिंग्स मे बी मेड फ्रॉम दिस न्यू मटेरियल, सेल बोट के हल्स बन रहे हैं, बिजनेस ने ऐसा क्लेम किया है। हाउएवर, ये ऑथर बोल रहा है, ध्यान रखना, व्हाट डज द कॉर्पोरेशन बिलीव दैट अर्लियर सेल बोट हल्स वर बिल्ट ऑफ, पहले भी तो बनते ही थे ना भाई, पहले कहां से बन रहे थे। द ऑब्सेशन विद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कैन हार्डली बी एनी वर्स देन दिस, राइट, which of the following assertions would substantially undermine the author's conclusion if true। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। बोल रहे कंपनी है, ऑथर ने पहले घटना को कोट किया, कंपनी है वो क्या कर रही है, लकड़ी की जगह प्लास्टिक फाइबर वगैरह बना रही है, लकड़ी के फाइबर से प्लास्टिक कन्वर्ट कर रही है, और सेल बोट वगैरह के जो पार्ट्स बनने हैं वो उस प्लास्टिक से बना रही है। तो ऑथर बोल रहा है तुम बेवकूफ हो गया यार, पहले भी तो काम कर रहा था ना दुनिया में, पहले भी तो सेल बोट के बन रहे थे जिससे वुड से बना रहे थे, अब तुम प्लास्टिक से बना रहे हो, पहले भी काम कर रहे थे। तो बोले जबरदस्ती का ये सोफिस्टिकेशन, जो वुड की जगह प्लास्टिक का फाइबर यूज करेंगे, जबरदस्ती का मॉडिफिकेशन, जबरदस्ती का जो सोफिस्टिकेशन, एक्स्ट्रा कोमलीकरण जो है ना, ज्यादा कोमलता की तरफ जा रहे हो, वुड नहीं वो लगाएंगे, फाइबर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कि इतना इससे बुरी क्या हालत होगी, इतना खर्चा बढ़ा के तुम ऐसी हालत कर रहे हो। ये ऑथर का कंक्लूजन था कि पहले भी तो बन रहा था, वैसे बना लो, काय को फालतू खर्चा कर रहे हो, फालतू का ओवर सोफिस्टिकेशन है ये वाला। बोल रहा है ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो ऑथर की बात को अंडरमाइन कर दे, उसको वीक करके दिखा दे, मतलब उस वुड से जो प्लास्टिक बना उसका कोई यूज दिखा दे, तो हो जाएगा काम हमारा। टेक्निक्स रिजल्टिंग इन प्लास्टिक दैट इज स्ट्रॉन्गर लाइटर एंड मोर वाटर देन वुड, टेक्निक रिजल्ट्स इन प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग है
लाइट है और मोर वाटर टाइट है, वुड से ज्यादा प्रेफरेबल ये हो गया, वाटर टाइट हो गया, सिक्योरिटी बढ़ गई, स्ट्रॉन्गर है, वजन में हल्का है। फिर से ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द प्लास्टिक, तो ये तो ऑथर की बात को साबित कर देगा कि लकड़ी से प्लास्टिक बनाने के लिए लकड़ी कम है तो मत यूज करो, कन्वर्जन के लिए तो ऑथर की बात सही हो गई, यहाँ तो हमको ऑथर की बात कमजोर करनी है, पहले में वैसे कमजोर हो चुकी है। प्राइस ऑफ मेकिंग सेलवुड हल गोज अप बाय 10 से 15% ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ प्लास्टिक, ये भी ऑथर की बात कह रहा है कि भाई प्राइस बढ़ जाते हैं। केमिकल बिजनेस विल डिडक्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसर्च दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू मेथड फॉर टैक्स रीजन, कह रहा है इससे टैक्सेस वगैरह बढ़ जाएंगे, केमिकल बिजनेस बहुत सारा टैक्स काटेंगे इस रिसर्च के लिए, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर, जहां बोला गया है कि उस प्लास्टिक का ही बहुत बढ़िया फायदा है, इस वजह से प्लास्टिक यूज किया जाए, बाकी तीनों प्लास्टिक का और इस नई टेक्नोलॉजी का नुकसान बता रहे हैं, हमको ऑथर की बात गलत प्रूव करनी है तो टेक्नोलॉजी का फायदा बताना पड़ेगा, दैट इज ए आंसर। ओए अगला सवाल, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि आपके सिलेबस में है और पिछले 4-5 साल में 2-3 बार आया भी है, आपको तैयार रहना चाहिए, कई बच्चों को पता नहीं है, इसलिए आज लेवल थोड़ा कम रखा है, एकदम 0 लेवल का रखा है, काफी बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, हाई लेवल अपन लोगों पेड क्लास में पहले भी कराया है और भी करेंगे अगले 3-4 दिन के अंदर, जो नेक्स्ट क्लासेस है मेरी शेड्यूल उसमें, ठीक है। चलिए पहले हिंदी में देखिए, डीएफडी क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम, ये आपके सिलेबस में है, पता है ना सिलेबस में, इजी होता है, फालतू के फ्री के नंबर होते हैं इसमें, बहुत ये आ जाए तो लकी समझना, खुद को फ्री के 3-4 नंबर मिल गए, डीएफडी बोलते हैं इसको, ठीक है। नहीं आता तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, मैंने तो कराया हुआ है, अब नहीं किया तो मैं क्या करूं। चलिए पढ़िए, बनाइए दिमाग में, उस समझिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद है क्लास में जितने लोग बैठे हैं 60 से 70% बच्चे इस पूरे को सही कर देंगे, मैं गारंटी लेता हूं, देखना आप खुद, देखना कंपटीशन लेवल क्या है कि सबने पढ़ा हुआ है, पहली बार देख रहे हो तो बेटा इसका मतलब ये है कि अभी जिस एग्जाम की तैयारी जितने भी साल से कर रहे हो आपको भी इसका सिलेबस नहीं पता, अगर इसको पहली बार देख रहे हैं आप तो, देख रहे हो लोगों ने कितना छुपाया तुमसे, रीजनिंग के पेपर में आता है ये सब, तुमसे इतना छुपाया गया, तो बस ये बताना चाहता हूं मैं, अगर तुमको ये सब नहीं पता तो। करिए, ये तो लेटर ऑफ क्रेडिट है, कपिल सर पढ़ाया है, अब कपिल सर पढ़ाया तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कपिल सर का पढ़ाया हुआ हमेशा कॉमर्स या बैंक वाले आएगा, आ कुछ भी सकता है, मुझे नहीं पता कपिल सर ने पढ़ाया, मैं तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर बन गया तो अच्छी बात है, करो। कपिल सर ने कराया तो कपिल सर को भेजा जाएगा फिर ये, स्क्रीनशॉट तो भेज दो कपिल सर को। चलो मैं भेजता हूँ। डन है, चलें आगे, क्वेश्चन पे आ जाए, आप करवाइए सर, मैं तो करवाऊंगा, मेरा काम है बच्चे।
मैं तो खूब सारे करा चुका, कोई पहला नहीं करवा रहा हूँ मैं तो, खूब सारे क्रिटिकल रीजनिंग कोर्स में सब कुछ है, ये सारे बहुत सारे डायग्राम कराए हुए हैं, ठीक है। और डेवलपर जी बैठे हैं, आगे की जितनी भी क्लासें क्रिटिकली लगनी सब में डीएफडी लगा देना, पहले की बन गई इनको हटाओ, भले डीएफडी जरूर लगाओ, ठीक है। डीएफडी जरूर चाहिए मेरे को भी, ठीक है, 2 क्लास में लगातार। चलिए, हो क्या रहा है, एक बायर है इंडिया में, वो कंप्यूटर इक्विपमेंट लेना चाहता है सिंगापुर से, ठीक है। एज ए गारंटी ही टेक्स द सपोर्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एब्रीविएटेड इज एलसी, लर्निंग के अफसोस नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। फॉलोइंग डीएफडी रिप्रेजेंट द स्टेप फॉलोइंग इन द कंप्लीट ट्रांजेक्शन। समझिए क्या है, डीएफडी में खाली एरोस का खेल, एरोस और लाइन समझने होते हैं, मुझे कोई रत्ती भर मतलब नहीं रखना, इंपोर्टर क्या होता है, इशूइंग बैंक क्या होता है, एलसी क्या है, एडवाइजिंग बैंक क्या है, ऑथेंटिसिटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इस डायग्राम का फ्लो समझ में आना चाहिए। फ्लो समझ में आता है तो सब कुछ बढ़िया, बाकी सब वेस्टेज है। अभी बैंक का टॉपिक है, कल को हो सकता है पोस्ट मास्टर का कुछ वहां पे रूट दे देता, हो सकता है कल को वो मून पे जो लैंडिंग हुई है उसका मैप देता, मून लैंडिंग का, कुछ भी दे दे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंपोर्टर, जिसको सामान खरीदना है वो हो गया इंपोर्टर, सामान लेना है इसको, तो सामान लेने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले पेमेंट करेगा, देखो एरो इधर है, पेमेंट करने जा रहा है किसी को, एलसी मांग रहा है किसी लाइन ऑफ क्रेडिट, और डॉक्यूमेंट्स जाकर दे रहा होगा। किसके पास जा रही है तीनों चीज, पेमेंट भी इशूइंग बैंक के पास गया, एलसी भी इधर ही बनने गई है, डॉक्यूमेंट भी इधर भेजे गए इशूइंग बैंक के पास। अब इशूइंग बैंक क्या कर रहा है, एलसी इशू कर रहा है, एक चीज एलसी इशू कर रहा है, किसको दे रहा है वो, एडवाइजिंग बैंक को उसकी एलसी पहुंचा रहा है, बस फ्लो देखना है। एलसी इशू यहाँ पे, इसका तीर कहां जा रहा है, एडवाइजिंग बैंक के पास जा रहा है। एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा, इस एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, चेक होने के बाद किसको भेज देगा, एक्सपोर्टर जो इससे माल लेना है उसको भेज देगा, हाँ भाई काम सही है इसका, सब कुछ सही है, एलसी में इसका ही आ जाएगा। एक्सपोर्टर को जैसे ही मिलेगा वो क्या करेगा, गुड्स की शिपिंग चालू कर देगा। फिर क्या करेगा, ये जो माल चढ़ेगा, लेडिंग होती है ना, शिप पे माल चढ़ता है, उसका उसका बिल बिल बनाएगा, और बिल को कहां भेजेगा, नेगोशिएटिंग बैंक के पास भेज देगा, ठीक है। नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स लेगा आगे, और इस डॉक्यूमेंट को कहां भेज देगा, पूरा वापस चला के इशूइंग बैंक के पास भेज देगा, पैसा तो वहीं से रिलीज होगा ना, अभी पैसा तो वहीं पड़ा है ना सारा, ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या हुआ, इशूइंग बैंक पर आ गया, ठीक है। जो पेमेंट है वो कहां से रिलीज होगी, इशूइंग बैंक के पास जैसे ही मामला आएगा, इशूइंग बैंक क्या करेगा, पेमेंट रिलीज करेगा, पेमेंट रिलीज होकर कहां पे आएगी, ये आ गई पेमेंट, पेमेंट आएगी कहां पे, नेगोशिएटिंग बैंक पे, नेगोशिएटिंग बैंक इस पेमेंट को कहां पहुंचा देगा, एक्सपोर्टर के पास में। इस तरह से पूरा डायग्राम के एरो कंप्लीट होते हैं। समझ आया तो जल्दी से बताइए, नहीं आया तो जल्दी से बताइए। हो गया क्वेश्चन, समझ आ गई बात। जिसको सामान चाहिए था, 3 चीज मांगी गई उससे, डॉक्यूमेंट दे दे, पेमेंट दे दे, और एलसी मांग ले हमसे, उसने मांगी तीनों चीज, किसके पास, इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक ने एलसी इशू कर दी है, किसके पास गई इशू एलसी होके, एडवाइजिंग बैंक, वो उसको चेक करेगा, एक्सपोर्टर को देगा, एक्सपोर्टर कहेगा ओके चेक कर लिया, चेक करने के बाद में एक्सपोर्टर गुड्स की शिपिंग करेगा, सामान लोड करवाएगा, नेगोशिएटिंग बैंक को बोलेगा हाँ भाई सामान लोड हो गया है, ये तेरे पास बिल भेज रहा हूँ। वो क्या करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक उस डॉक्यूमेंट जो बिल वाले हैं उसको भेजेगा वापस इशूइंग बैंक के पास, इशूइंग बैंक करेगा ओके सब कुछ मिल गया, वेल एंड गुड है। फिर क्या होगा, इशूइंग बैंक यहां से कहेगा डॉक्यूमेंट आ गए सारे, माल लोड हो गया, बिल बन गया है, बिल बनने के बाद पेमेंट रिलीज करेगा, पेमेंट रिलीज होके नेगोशिएटिंग बैंक के पास आएगा, नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट को एक्सपोर्टर के पास वापस से भेज देगा। पूरा फ्लो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। When an importer requests for a letter of credit, who fulfills the request? जब importer letter of credit मांगता है तो कौन उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, एलसी इशू करता है। तो व्हेन इंपोर्टर रिक्वेस्ट, हु फुलफिल्स द रिक्वेस्ट, इशूइंग बैंक जो है वो रिक्वेस्ट पूरी करता है, इशूइंग बैंक विल बी द क्लियर आंसर। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कौन रिक्वेस्ट करेगा, सोचो ये एक एक दो नंबर के सवाल मिल जाते हैं वहां पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट का एरो उल्टा होगा ऊपर इंपोर्टर के केस में, कहां है डॉक्यूमेंट का एरो, कहां है डॉक्यूमेंट, क्यों, सही तो है, डॉक्यूमेंट ऐसे ही जा रहे हैं, और क्या दिक्कत है इंपोर्टर के केस में, डॉक्यूमेंट यही तो भेज रहा है, बिल बिल, और कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इधर, सब कुछ सही तो है, कुछ नहीं गलत, सब कुछ सही है भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सब सही है, ठीक है। समझ आ गया। अगला सवाल बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए, चलिए शाबाश, आंसर बताइए सभी लोग क्या है, बताइए आंसर क्या आ रहा है, शाबाश।
निकाले आंसर, निकाले, शाबाश। हाँ जी, बताएं दोस्तों, क्या आंसर है आप लोगों का? आप लोग आंसर दे रहे हैं डी, सी, डी, सी। अरे भाई साहब, कल्याण हो गया, डी और सी। देखो, which is or are the banks involved not only in generation and transfer of documents, generation, transfer of documents, not only ये, also and receiving or transferring of payment, generation and transfer of documents। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या क्या करना है। जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और करना है या तो रिसीव और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, कुछ लोग सी बता रहे हैं, नेगोशिएटिंग बैंक को बोल रहे हैं। नेगोशिएटिंग बैंक क्या क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को। हाँ, बिल ऑफ लीडिंग को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, पैसा भी है क्या इसके पास कहीं से? पैसा, पैसा, हाँ, पैसा भी हेर फेर कर रहा है ये। आपका ये बैंक तो नेगोशिएटिंग बैंक कंफर्म ये काम कर रहा है। और कौन सा है? एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट तो इसके पास है, पैसा है इसके पास कहीं से? पैसा इसके पास कहीं नहीं, एडवाइजिंग बैंक नहीं हो सकता। एक और बैंक था इशूइंग बैंक। डॉक्यूमेंट है इसके पास में, हाँ, एलसी इशू कर तो रहा है ये, डॉक्यूमेंट्स आ तो रहे हैं इसके पास में, और पैसा, पेमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है, सारे काम ये कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बनेगा, एक तो आएगा इशूइंग बैंक और एक आएगा नेगोशिएटिंग बैंक। आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, एक तो नेगोशिएटिंग बैंक और एक इशूइंग बैंक, दोनों ही डॉक्यूमेंट को जनरेट कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया इसने, ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया इसने, डॉक्यूमेंट को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे ट्रांसफर भी हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। और पैसा, पेमेंट ये भी ट्रांसफर करवा रहा है, पैसा, पेमेंट ये भी ट्रांसफर करवा रहा है, बिल्कुल। दोनों का दोनों आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड सी। क्लियर? मगर वो नहीं हो पाएगा। एडवाइजिंग बैंक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एडवाइस करता रह गया। अगला सवाल, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, शाबाश। इतना इतनी खुशी, वो पहली क्लास है, वो डेवलपर साहब ने इसलिए सोचा कि चलो इजी कर देते हैं। अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, एक दो मैं कराऊंगा, एक दो सेट अभी आपको आने वाली क्लास में पेड में कराऊंगा, एक दो अच्छे सेट भी। अब यहाँ यूट्यूब पे पहली बार है तो इसलिए, और आने को इजी भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे देखें फटाफट। सर ये फॉर्मेट याद करना, याद क्यों करना बेटा, क्या कर रहे हो आप मंजू जी? याद क्यों करना होगा? हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, ये कोई, ये क्वेश्चन हमेशा इसी में तो आएगा कि भाई मंजू जी याद कर लें, अगली बार याद। कुछ भी दे सकता है वो, याद क्यों करना है? क्वेश्चन है ये तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। निकाले आंसर, शाबाश। वन का टू का कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कुछ नहीं आइडिया है ना।
Which of the following must have been the reason which convinced the exporter to be confident enough to ship the product before receiving the payment? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सपोर्टर है उसने पेमेंट मिलने से पहले सामान निकाला। देखो एलसीआई एडवाइजिंग बैंक में गई, वहां से ऑथेंटिसिटी चेक हुई, एक्सपोर्टर को आदेश मिला, एक्सपोर्टर ने शिपिंग कर दी, लोडिंग कर दी, शिपिंग लोडिंग तक उसका कोई पेमेंट नहीं गया। ऐसा क्या भरोसा हुआ? एक्सपोर्टर ट्रस्ट एवरी इंडियन, फालतू की बात है ये। नेगोशिएटिंग बैंक एश्योर्स द एक्सपोर्टर थ्रू अ लेटर टू मेक द मूव। नेगोशिएटिंग बैंक कहां से आ गया? ये तो एडवाइजिंग बैंक जो है गोज थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट, यहां से लेटर ऑफ क्रेडिट देखा जो एडवाइजिंग बैंक को इशूइंग बैंक ने दिया था, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की और फिर एक्सपोर्टर को उसने बोला जाके काम कर दे। तो सी मेरा आंसर बन जाएगा। एडवाइजिंग बैंक से जो लेटर ऑफ क्रेडिट गया है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हुई है, उससे आपको ये ऑथेंटिक लगे और आपने शिपिंग करवाई है इनकी। ठीक है, चलिए। अच्छा और क्वेश्चन भी है क्या? लीजिए फटाफट, शाबाश, निकालें आंसर। इंग्लिश वाले बच्चे शाबाश, सॉल्व करें। देखें भाई क्या मतलब है, ये बोल रहा है अनलाइक द होलसेल प्राइस ऑफ रॉ वूल, अनलाइक दिस होलसेल प्राइस ऑफ रॉ कॉटन, रॉ कॉटन की जो होलसेल प्राइस हैं वो लगातार फॉल हुए हैं, ये गिर रहे हैं प्राइसेस। ठीक है, इसके बढ़ रहे होंगे डेफिनेटली, तभी तो अनलाइक बोला है। Thus, although the retail price of cotton clothing at retail clothing stores has not fallen yet, ये बोल रहा है जो कॉटन क्लोथिंग है उसका जो रिटेल प्राइस है अभी तक नहीं गिरा है, मगर गिरेगा भविष्य, इन फ्यूचर गिरेगा ये भी, इन फ्यूचर ये भी क्या होगा, गिरेगा प्राइस, है ना, क्योंकि कॉटन का गिर रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकन्स द आर्ग्यूमेंट अबव, कौन जो है आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा अगर सही हुआ तो। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग रॉ कॉटन फॉर क्लोथ हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, सीधी सी बात है उल्टा कर देगा काम को, ये पहला ही आंसर आ जाएगा। अगर कॉटन की कॉस्ट अगर प्रोसेसिंग की बढ़ रही है तो कॉटन की कॉस्ट यहां पर घट नहीं सकती है, सीधा सीधा वीक ही कर रहा है, पहला ही स्टेटमेंट। कह रहा है कॉटन की प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ रही है, यहां बोल रहा है कॉटन का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और अभी भी कॉटन की क्लोथिंग वैसी की वैसी और डिक्रीज होने वाली है, तो प्रोसेसिंग की फीस बढ़ के कहां जाएगी। होलसेल प्राइस ऑफ रॉ वूल इज टिपिकली हायर देन दैट ऑफ कॉटन, तो ये बहुत तो बात सपोर्ट कर रहा है, इसकी हायर होती है इसकी कम होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज रिटेल क्लोथिंग स्टोर हैव रिमेन्ड कांस्टेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट दुकान की किराया कौन पूछ रहा है। चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस ऑलवेज लैग बिहाइंड चार्जेस, नहीं। कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग रॉ, नहीं। पहला जो आंसर है वही हो जाएगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग जो है रॉ कॉटन की वो मच हायर है। कुछ लोग ई को भी बता रहे हैं ए के साथ में। तो बेटा आपको बताना चाहता हूं ये रॉ कॉटन की हार्वेस्टिंग है और हमारे पास क्या है, रॉ कॉटन तो डिक्रीज हुआ ही है, साथ ही साथ में कॉटन क्लोथिंग का भी हमको करना है, तो इसलिए हम प्रोसेसिंग वाले को ज्यादा सही मानेंगे। नहीं तो फिर रॉ कॉटन का होता तो कॉटन क्लोथिंग की हम गारंटी नहीं ले सकते थे, मगर दोनों ही डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब हम कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पर ही ज्यादा शक करेंगे। अगर खाली रॉ कॉटन का दिया होता तो सिर्फ रॉ कॉटन की बात हम कर लेते। मगर एक चीज और इसमें एरर है, वो है कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग रॉ कॉटन हैज इंक्रीज इन लास्ट ईयर। इस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस ईयर की बात करना चाहते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके। ये कह रहा है लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है, तो इस ईयर क्या हुआ ये बताओ, तब लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा। ये सिर्फ लास्ट ईयर की बात बता रहा है, तो पांचवा वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली आंसर इज द फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर लिखता तो हम समझते इस साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर मतलब अभी तक जो फाइनेंशियल चल रहा होगा उसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, ई भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं, प्रोसेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों में फर्क होता है, प्रोसेस का फर्क है, इसीलिए यहां पर हम फर्स्ट पे जाएंगे, ई पर नहीं जा सकते हैं। और इस तरह से ये थी आपकी आज की क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन किए हैं, एक पूरा सेट लगाया है। हमारा वॉल्यूम 3 था ये, इस बार जो आईपीएस के लिए बैचेस चल रहे हैं उसमें। अब वॉल्यूम 4 की क्लास शायद कल दोपहर में शेड्यूल्ड है, जहां तक मुझे याद है कल दोपहर में शेड्यूल्ड है लर्निंग नीति पर। फिर वॉल्यूम 5 भी होगी। पहले के 31 लेक्चर्स अभी मैंने देखा रखे हुए हैं, वो भी पढ़ते रहिए, क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज इन्फॉर्मेशन और है, कल सुबह एक ऐसा सेशन में यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। कल सुबह वाले सेशन में, कल ही ले लेना सेशन, कल ले ले, हाँ कल ले लेते हैं। कल सुबह वाले सेशन में आपको ऐसा लगेगा कि ये डीआई आईपीएस एसबीआई में लास्ट ईयर आई थी, पिछले 2 साल में जो आई हुई डीआई है उन पर बेस्ड 3-4 डीआई है जो अभी तक मार्केट में आई नहीं पाई, मेमोरी बेस में भी नहीं आई थी ज्यादातर, और वो क्वेश्चंस आपको सीख लेने चाहिए। कल कुछ ऐसी डीआई लेके आऊंगा, कल का सेशन सुबह जरूर अटेंड कीजिएगा, डीआई स्पेशल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टाटा एंड बाय बाय। कमेंट्स करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। बाय।